Hey बच्चा बड़ी कैसे हैं आप सही once again a very warm welcome to the platform of Gyanikida and Hare Krishna to each and every member who are present here. So आज क्या करने जा रहे हैं टर्म सेकंड क्लास 10 साइंस के लिए आपके इस बुक का हम चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो भी वन शॉट पर बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम चैप्टर को खत्म करेंगे। एंड मार्केट में न्यूज है कि भैया चैप्टर टफ है, नहीं बचा चैप्टर टफ नहीं है, आप लेक्चर देखो तो सही। इस लेक्चर को कंप्लीट कर लो, उसके बाद 100 वीआईपी क्वेश्चंस कर लो, कहीं नहीं जाना। एंड जल्दी से बात करते हैं कि यहां पर इस चैप्टर का वेटेज क्या है। एज ही ऑल बच्चा टर्म सेकंड जो कि 40 मार्क्स का होने जा रहा है, वहां पर यूनिट है आपका यस वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जहां पर बायोलॉजी का चैप्टर 8 मतलब एनसीईआरटी का चैप्टर 8 और 9 बच्चा कवर हो रहा है, और यहां से आपको 13 मार्क्स मिलने वाले हैं। परफेक्ट नाम। अब एज यू ऑल नो इस चैप्टर प्रोडक्शन है, यहां पर पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, तो एक को देखते हैं। आपका चैप्टर 8 तो कंप्लीट था, और इस चैप्टर 8 अगर आपने नहीं किया है, इस बात का इंतजार है, सबसे पहले चैप्टर 8 को यहां से आप कंप्लीट कर लो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। 3 घंटे के अंदर इतने बड़े चैप्टर को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड बच्चा चैप्टर 9 आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी ओपन करना, वहां पर एक सब टॉपिक है 9.2.4 सेक्स डिटर्मिनेशन तक, सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है, यहां तक पढ़ना है। इसके आगे आपको एनसीईआरटी पे नहीं जाना, मतलब इवोल्यूशन पार्ट पूरा ही डिलीटेड है। और साथ में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आपको यस बच्चा यस ये क्वेश्चंस करने हैं, ये इंडेक्स है, और साथ में जो इंडेक्स के पेज नंबर है आपको ये क्वेश्चंस यहां पर कवर करने हैं। क्या सभी को आया? यस इन, और ये आपके जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है आपको ये क्वेश्चंस कवर करने हैं। और कोई भी डाउट रहता है टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन पे, सब जाके ज्वाइन करो, जरूर पूछना, आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से चैप्टर को। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं ताकि इसको बहुत ही मैं आप सभी के सामने सिंपल करके ला सकूं। और साथ में ये करने के बाद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी क्लास 10th की यहां पर टर्म सेकंड के लिए बायोलॉजी का सिलेबस भी ओवर हो जाता है। केमिस्ट्री हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, यार ये एलिफेंट ना, कि जो एलिफेंट है वो एलिफेंट को ही क्यों जन्म देता है? Have you ever wondered why an elephant always give birth to a baby elephant and not some other animal? एलिफेंट एलिफेंट को ही क्यों, और मैंगो का सीड मैंगो को ही क्यों जन्म देता है, और व्हाई अ मैंगो सीड ओनली फ्रॉम अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट? सोचने वाली बात है, हालांकि बहुत ही सिंपल है कि ऑब्वियस ही बात है यार, एलिफेंट एलिफेंट को देखा, लेकिन क्यों, व्हाई, ऐसा क्यों है? यस व्हाई पूछोगे, इस चैप्टर को पढ़ने की इच्छा जगेगी। यस बच्चा लोग, परफेक्ट नाम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये सारे के सारे जो सवाल के जवाब है वो आपको इस चैप्टर पे मिलने वाले हैं, और इस चैप्टर के और भी सेशन आपका इंतजार कर रहे हैं। ये चैप्टर कंप्लीट करना, यस कंप्लीटेड लिख के कमेंट कर देना। उसके बाद आपका आएगा 100 वीआईपी क्वेश्चंस, और ये हम लाइव करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? लाइव करेंगे। उसके बाद सपोर्टिंग मटेरियल के सॉल्यूशंस करेंगे। देन बच्चा इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर को ऐसे ही हमने करवाया हुआ है, डोंट वरी। एंड यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और एक और क्वेश्चन यहां पूछना है, हैव यू एवर, आपने देखा होगा कि कभी कभार जो सिबलिंग्स होते हैं, जो भाई होते हैं, भाई बहन जो होते हैं, बहुत ही सिमिलर होते हैं, लेकिन कभी कभार बहुत ही डिफरेंट होते हैं। इनको ध्यान से देखो, ये तो झमुरे को देखो कैसे कितने अलग हैं, लेकिन यहाँ कितने बच्चे आपका कितने क्लोज है ना? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट है? तो ये सारे सवालों के जवाब, मतलब मैंगो का सीड मैंगो प्लांट ही क्यों, एलिफेंट एलिफेंट को ही क्यों बच्चा, ये कभी कभी इतने सिमिलैरिटी कभी इतने अलग क्यों, तो इस सारी की सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। और इसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। यस, these and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology, and that branch of biology is known as genetics। ये सारे क्वेश्चन के आंसर कहां मिलेंगे आपको? जेनेटिक्स में। और जो बच्चे 11th 12th में बायो पढ़ने वाले हैं, जब क्लास 12th में जाओगे, इसका एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं नीट के एग्जाम में। चलो आ जाओ, क्या तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जेनेटिक्स क्या होती है? बहुत सिंपल है। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स डील करता है दो टर्म से, एक का नाम क्या है? हेरिडिटी, और एक का नाम अच्छा क्या है? वेरिएशन। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं।
चाहे बात करो सेक्सुअल की, चाहे बात करो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, हम क्या देखते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चा, उसे कहते हैं हम पेरेंट्स। यस, आपका पेरेंट्स कहते हैं। और आपके जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आपका ऑफस्प्रिंग। यस यस, आपका उन्हें ऑफस्प्रिंग या फिर आप उनको यंग वंस कह सकते हैं, यंग वंस आप कह सकते हैं। चलेगा, ये सिनो क्या है। तो आप मुझे बताओ, ये जो आपके पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ये जो ऑफस्प्रिंग है क्या ये अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं? यस बच्चा। जब मैं असेक्सुअल की बात करता हूं तो आपने देखा था असेक्सुअल में तो पेरेंट्स के लगभग कॉपीज ही होते हैं, इनको क्लोन्स का मैंने नाम दिया था। लेकिन आप देखोगे सेक्सुअल मोड के अंदर जो प्रोजेनी बने थे वहां पर सिमिलैरिटी तो होती है, मिलते जुलते तो होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो अपने पेरेंट्स से जो मिलते जुलते होते हैं, द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द पेरेंट्स and their offsprings is called, yes बच्चा, is called heredity। मतलब you can say similarity, degree of similarity किसके बीच में, पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनके बीच में समानताएं होती हैं, इसी को हेरिडिटी कहा जाता है। और पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो डिग्री ऑफ डिफरेंस पाया जाता है उसे क्या कहा जाएगा, यस बच्चा, इसी को वेरिएशन का नाम दिया जाएगा। और हेरिडिटी साथ में वेरिएशन, इसकी स्टडी कर लो, क्या बन जाएगा, हाँ जी, आपका जेनेटिक्स बन जाएगा। मतलब डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी प्लस में डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स, इसी की स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। क्या सभी को इतनी बातें क्लियर हैं? अब ये समझा जाए। ये बच्चा मान लो क्या है, ये आपके पास पेरेंट्स है, ये मान लो ये आपके पास ये और ये क्या है, इसके प्रोजेनी है। मुझे बताया जाए, ध्यान से देखो, ये और ये यहां पर जो ये देखो, ये जो पार्ट था पूरा ब्लू था, लेकिन जब आप यहां पर आए तो ये पार्ट क्या हो चुका है, ये सब का बोलो क्या है, हाँ जी, रेड हो चुका है। तो ये डिफरेंस है कि सिमिलैरिटी है? सर डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को वेरिएशन कहते हैं। सेम जो यहां पर आपका ये ग्रीन हो गया, ये भी क्या है, वेरिएशन है। लेकिन जो ब्लू था, ये वाला जो पार्ट ब्लू था बेटा, और ये भी क्या रहा, ब्लू, ये भी क्या रहा, ब्लू, इसे क्या बोलेंगे, यस बच्चा, इसे बोला जाएगा हेरिडिटी। मेरे ख्याल से बातें क्लियर है। अगर मैं इसको और नीचे वाले को कंपेयर करूं, ब्लू से ब्लू हुआ, ये क्या है, हेरिडिटी, ब्लू से ब्लू हेरिडिटी है, चलेगा। लेकिन ब्लू से यहां पर आपको क्या हो गया, स्काई ब्लू हो गया, ये बच्चा क्या, वेरिएशन है। और इन दोनों की स्टडी कर दो, इसी को जेनेटिक्स कहा जाता है। और जिस प्रोसेस से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा इनहेरिटेंस। तेज से बोला जाए बच्चा, inheritance is the process by which characters are transferred from the parent generation to the progeny generation, या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स का जाना, ये इंफॉर्मेशन का जाना जिस प्रोसेस से जाएगा उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो तीन टर्म्स हैं, एक है हेरिडिटी, डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी, एक है डिग्री ऑफ डिफरेंस, इसे बोलते हैं वेरिएशन। और जिस मैकेनिज्म से, जिस प्रोसेस से जा रहा है आपके कैरेक्टर्स प्रेजेंट जनरेशन से नेक्स्ट, इसी को इनहेरिटेंस का नाम दिया जाता है। प्लीज इसको नोट डाउन कर चलना। अब यहां पर एक पिक्चर आपके सामने आने वाली है, ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या दिख रहा है। ये जो बर्ड्स आपके सामने बच्चा, इसे बोलते हैं डार्विन फिंचेस, इनका नाम बच्चा डार्विन फिंचेस का नाम दिया जाएगा। परफेक्ट ना। इनके ध्यान से देखो, इनके बीक्स को, ये ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा। मुझे बताओ ये क्या है? आप देखो कितना डिफरेंस है, ये पॉपुलेशन पे कितना डिफरेंस है। आपके पास जो बीक है, जो बीक का देखो यहां पर क्या शेप कैसा है, यहां पर कैसा, यहां पर कैसा, यहां पर कैसा, तो ये क्या है, ये बच्चा है वेरिएशन, मतलब डिग्री ऑफ डिफरेंस जो आपको पॉपुलेशन पे नजर आ रही है। मेरे ख्याल से ये तीनों टर्म्स आप सभी के लिए बहुत बहुत क्लियर है। तो मैं क्या आगे बढ़ सकता हूं? हाँ जी। अब ये जो वेरिएशन है दो टाइप्स के यहां पर होते हैं, मतलब डिग्री ऑफ डिफरेंस यहां पर जो है अब दो क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। अब मुझे बताओ, बॉडी के अंदर दो टाइप ऑफ सेल हैं, एक आपके पास है गैमेट्स और यू कैन से जर्म सेल्स, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम पे काम आते हैं। और इसके अलावा जितने भी सेल हैं उसको नाम दिया जाएगा सोमैटिक सेल। परफेक्ट नाम। और सोमैटिक सेल में जो चेंज आएगा उसकी वजह से जो वेरिएशन होगा उसे नाम दिया जाएगा सोमैटिक वेरिएशन। और इसके अलावा जो जर्म सेल है,
जो गैमेट्स है उसमें कोई चेंज आता है, उसकी वजह से अगर वेरिएशन आता है उसे नाम दिया जाएगा गैमेटिक वेरिएशन है, और इसको ढंग से रीड करते हैं। परफेक्ट ना। सबसे पहला टर्म मुझे आपका, हाँ जी, सबसे पहला टर्म का है सोमैटिक वेरिएशन, और यहां पर क्या है, गैमेटिक वेरिएशन। परफेक्ट ना। सोमैटिक वेरिएशन इज द वेरिएशन occurring in any of the cell except sex cell, मतलब गैमेट्स को छोड़ के और जितने भी सेल हैं उसमें कोई भी चेंज आता है तो उसकी वजह से क्या बनेगा, सोमैटिक वेरिएशन है। लेकिन जो गैमेटिक वाला है, ऑब्वियस सी बात है, ये किसमें टेक्स प्लेस करेगा बच्चा, जर्म सेल मतलब गैमेट्स में। यस, गैमेटिक वेरिएशन इज द वेरिएशन अकरिंग इन द जर्म सेल, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल से। लोकेशन की बात करते हैं, डैम श्योर है ये सोमैटिक सेल में होगा, और ये कौन सा बच्चा, जर्म सेल, और यू कैन से गैमेट्स। आ जाओ, सोमैटिक सेल्स एनी ऑफ द बॉडी सेल एक्सेप्ट यस जर्म सेल, लेकिन ये क्या होगा आपका, जर्म सेल। अब खुद सोचो, अगर ये सोमैटिक सेल में हो रहा है तो क्या ये पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर होगा, ना जी ना, क्योंकि ये सेल तो रिप्रोडक्शन पे काम ही नहीं आते। परफेक्ट है। नॉन इनहेरिटेबल मतलब ये प्रेजेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर नहीं होता। जब वो इंसान मरेगा, जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, उसके साथ वो वेरिएशन भी खत्म हो जाएगा। वेरिएशन डाइज विद द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन बच्चा, क्योंकि जर्म सेल्स में हो रहे हैं, जर्म सेल मतलब गैमेट्स है, गैमेट्स में इंफॉर्मेशन होती है पेरेंट्स की, तो ये ट्रांसफर होगा। यस, हेरिटेबल है। क्या सभी को आया, हाँ जी। अब खुद सोचो, ये ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, ये ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, तो क्या इसका कोई रोल होगा, ना जी ना, सिग्निफिकेंट ही नहीं है। परफेक्ट ना। जनरली नॉट सिग्निफिकेंट सिंस दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम बच्चा पेरेंट्स से, लेकिन ये बोलो कि आपका सिग्निफिकेंट होता है, इसका रोल होता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे में ट्रांसफर कर रहा है इंफॉर्मेशन, तो कुछ तो रोल होगा। अब इंपॉर्टेंस की बात की जाए, इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, जब ये डिग्री ऑफ डिफरेंस बढ़ता चला जाता है, बहुत सालों तक बढ़ता चला जाएगा, तो हम बोलते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है। आई रिपीट बच्चा, सेक्सुअल और असेक्सुअल की बात की जाए तो सेक्सुअल वाले पर आप देखोगे डिफरेंस ज्यादा होता है, तो डिफरेंस ज्यादा है तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें और कैरेक्टर्स ऐड ऑन होता जाएगा, और हम बोलेंगे विकास हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। तो मुझे बताओ, सोमैटिक वेरिएशन क्या ट्रांसफर होता है, ना जी ना, और ट्रांसफर ही नहीं होगा तो क्या ये इवोल्यूशन से रिलेटेड होगा, ना 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 ना, नॉट रिलेटेड टू द इवोल्यूशन। लेकिन बच्चा ये ट्रांसफर हो रहा है तो बहुत सालों बाद क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन टेक्स प्लेस करेगा। यस, रिलेटेड टू इवोल्यूशन है। इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं एक्वायर्ड वेरिएशन। ये एक्वायर की गई है, ये पहले से नहीं था, लेकिन जो इनहेरिटेड है ये पेरेंट्स से आप लेके आए हो। जैसे मेरी हाइट है, मेरे पेरेंट्स टॉल है, मैं भी टॉल हूं, तो ये टॉलनेस मैं लेके आया हूं, तो कैसा वेरिएशन था बच्चा, यस, गैमेटिक वेरिएशन था। परफेक्ट ना। ये सेक्स सेल इसकी लोकेशन थी। और बात करते हैं एग्जांपल की, कुछ सोचो, ये जो पीना है, अगर आप यहां पर छेद करते हो, मान लो कि मैंने यहां छेद किया, तो क्या मेरे बच्चों पर ये जो पीना होगा वो आपका यहां छेद होगा, ना जीना, कि ट्रांसफर ही नहीं होता। यस, बोरिंग ऑफ पीना। मान लिया जाए कोई ये आपका डॉग था, इसके टेल को आपने कट कर दिया है, इसे बोलते हैं कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स है, तो ये कौन सा वेरिएशन है, सोमैटिक की बच्चा, गैमेटिक। यस, सोमैटिक है, ये ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन बच्चा ह्यूमन की हाइट हो गया, स्किन का कलर हो गया, ये कैसा होगा, हाँ जी, गैमेटिक वेरिएशन है, ये सेक्स सेल में होगा। इसका मतलब ये प्रेजेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे ख्याल से सोमैटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन में आपको डिफरेंस नजर आया होगा। चलो क्या, अब मुझे बताओ, हमने सीखा कि सर वेरिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंस। क्या ये वेरिएशन आपके ह्यूमन पॉपुलेशन में भी नजर आता है? हाँ जी, एग्जांपल दिया हुआ है, इसे बोलते हैं ईयर लोब। बोला जाए ईयर लोब है। आपने देखा होगा किसी इंसान के जो ईयर लोब ये अटैच होता है, यहां पे जुड़ा होता है, ऐसे, इसे बोलते हैं अटैच ईयर लोब, और किसी का फ्री होता है, इसे क्या बोलते हैं, फ्री ईयर लोब। ये तो है क्या, कुछ सोचो, ये जो ईयर लोब का पैटर्न है ये एक करेक्टर है, ये एक बच्चा करेक्टर है, और इसके दो वर्जन है, और वर्जन को ट्रेट का नाम दिया जाएगा। एक ऐसे पर्सन है जिनका अटैच है, तो ये एक ट्रेट है, अटैच एक ट्रेट है, करेक्टर्स है ईयर लोब, और इसके दो वर्जन को ट्रेट का नाम दिया जाता है। यस, तो एक का फ्री है, आप देख सकते हैं बच्चा, और एक का बोला जाए भी पास
आपका हाँ जी आपका ये अटैच है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल था किस चीज का, वेरिएशन का। और साथ में जब आप पीछे देखा था आपने ये देखा था जो डार्विन फिंचेस की जो बीक थी ये भी किसका एग्जाम्पल है, वेरिएशन का, जो कि पॉपुलेशन पे पाई जाती है। मेरे ख्याल से टर्म क्लियर हुए होंगे। अब यहां पर वेरिएशन के इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि क्या होता है वेरिएशन का फायदा। इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ वेरिएशन इंक्रीजेस द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। इस बात को समझते बहुत ही प्यारे दो एग्जांपल्स है। परफेक्ट ना, पहले नीचे आ जाओ। ऐसे मान लो कि एक पॉन्ड था, ये एग्जाम्पल बहुत ही पुराना है, आपके एनसीईआरटी में भी है। एक ऊपर और एग्जाम्पल है, आपको समझ में आएगा क्या वेरिएशन से सच में कुछ फायदा होता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि मेरे पास एक पॉन्ड था, उस पॉन्ड पे बैक्टीरिया रहते थे। बोला जाए बेटा, उस पॉन्ड पर बैक्टीरिया रहते थे और इन बैक्टीरिया के पास एक इंफॉर्मेशन ये था, इनके पास एक एबिलिटी थी कि ये आपका पॉन्ड में अगर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता है तब तक ये सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन 35 के आगे जाओगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाते, सारे मर जाते हैं। अब मान लिया जाए क्योंकि आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेरिएशन कम होता है, लेकिन किसी रीजन से वेरिएशन आ गया, किसी रीजन से वेरिएशन आ गया। और यहां पर कौन कौन से बच्चा, एक मान लीजिए आपके पास ये है, इसका नाम होगा ए नाम दो, और एक बच्चा बोल के बी ये रहा, और एक बेटा बोलो बी फास्ट, हाँ जी सी है। ये तीन बैक्टीरिया ऐसे बने जिनमें वेरिएशन आ गया। देखो बाकी सब सेम तो क्या है, और ये डी मान लो, ये भी आपका परफेक्ट ना। ये चार ऐसे आए जिन पे वेरिएशन आ गया और बाकी सब जो है इन पे वेरिएशन नहीं आया। तो आप मुझे बताओ, अब ऐसा वेरिएशन आया कि ये बच्चा 40 डिग्री सेल्सियस तक आपके टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं, जो बाकी थे बेटा 35 तक। लेकिन वेरिएशन के आने की वजह से इन पे हीट को टॉलरेट करने की जो क्षमता वो बढ़ गई। तो आप मुझे बताओ, अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, मतलब कैसे, अगर मान लिया जाए, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग से आपका अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब मान लिया जाए जो टेम्परेचर 35 तक पहुंचता था वो कितना पहुंच गया, वो आपका 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मुझे बताया जाए जब 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो क्या ए वाला सरवाइव कर जाएगा? हाँ जी सर, ये सरवाइव कर जाएगा। इसके चेहरे पर लाली आ जाएगी। क्या ये सरवाइव कर पाएगा? नहीं बेटा, ये नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बी वाला कर जाएगा, बी वाले के पास वेरिएशन आ चुका है, इसके चेहरे पर भी क्या आ जाएगी? लाली आ जाएगी। क्या सी वाला, डी वाला करेगा? हाँ जी सर कर जाएगा। क्या सी वाला करेगा? यस सर, सी वाला भी कर जाएगा। और बाकी सब क्या हो जाएंगे? बाकी सब आपके मर जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, ये सरवाइव क्यों कर पाए? ए बी सी डी सरवाइव क्यों कर पाए चेंजिंग एनवायरनमेंट में? क्योंकि सर वेरिएशन की वजह से इन पे और हीट को टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ चुकी थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या वेरिएशन से यहां पर चेंजिंग एनवायरनमेंट में उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ गए? व्हाट विल बी योर आंसर? हाँ जी सर, बढ़ गए। क्या सभी को आया? मैं इसको और समझाना चाहता हूं। यहां से मान लिया जाए कि आपके पास एक फॉरेस्ट था। ऑब्वियस सी बात है, हर जगह बोलो क्या है? ग्रीन। हाँ जी, ग्रीन, ग्रीन और ग्रीन है। परफेक्ट ना। और उस फॉरेस्ट में ये क्रो है। कौन बच्चा? ये क्रो है और ये शिकारी है। इन्हें क्या नाम दिया जाएगा? इनको प्रीडेटर का नाम दिया जाएगा, मतलब शिकारी है। चलेगा। और यहां बच्चे क्या है? ये शिकार, ये शिकार को प्रे बोलते हैं। ये सब है बीटल्स। बच्चे एक और आपके ये बीटल्स है। परफेक्ट ना, परफेक्ट। अच्छा ओके, तो मुझे बताया जाए बीटल्स का पहले पॉपुलेशन पे कलर क्या था? रेड था, और उसमें कुछ एक आध आपके ग्रीन थे। तो जो रेड वाले हैं क्या ये ग्रीन के ऊपर दिख पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, इन क्रो को इस फॉरेस्ट में आराम से रेड वाले दिख जाते, लेकिन जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला उसमें ढल जाएगा तो क्या आपको वो फीड हो पाएगा? क्या वो शिकार हो पाएगा? ना जी ना, बहुत कम चांसेस है। तो ऐसे में सारे रेड वाले मर जाते थे, लेकिन जो ग्रीन वाला सरवाइव कर पाता। अब इनमें धीरे धीरे वेरिएशन की वजह से मान लिया जाए उनका कलर ग्रीन होता चला गया। खुद सोचो, देखो क्या, पहले यहां एक था, अब यहां 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। तो ये जो कलर में जो वेरिएशन आया, अब मुझे बताओ इसकी वजह से क्या ये क्रो अब शिकार कर पाएंगे? ना जी ना। तो क्या देख रहे हो बेटा कि वेरिएशन की वजह से चेंजिंग एनवायरनमेंट में आप सरवाइव कर पाओगे। तो हमने बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से समझा। अब आप आराम से इसको रीड कर सकते हो। क्या लिखा हुआ पढ़ा जाए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन। ऐसा नहीं कि सारे वेरिएशन फायदे वाले होते हैं, कुछ कुछ हो सकते हैं। इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट
काइंड्स ऑफ एडवांटेज। एग्जाम्पल में थर्मोस्टेटिक बैक्टीरिया जो ज्यादा हीट को सर्वाइव कर पाते हैं, दैट कैन विथस्टैंड हीट, विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। मेन एडवांटेज क्या है? इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्या सभी को बातें क्लियर है? हाँ जी सर। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? ऐसा मान लो एक सिक्का है, एक हेड और टेल होता है, वैसे एक सिक्का है, आप उछाल रहे हो तो हो सकता है सिमिलैरिटी आ सकती है, हो सकता है डिफरेंस आ सकता है। सिमिलैरिटी को आपने हेरिडिटी का नाम दिया, और यू कैन से कॉन्स्टेंसी, मतलब पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग्स में कॉन्स्टेंसी है। और जो वेरिएशन है, ऐसा नहीं लग रहा कि एक सिक्के के दो पहलू, एक तरफ वेरिएशन, एक तरफ सिमिलैरिटी। मजा आया क्या? यस, constancy and variation are actually two sides of the same coin as becomes clear in the study of genetics। बातें क्लियर है? तो अगर यहां पर पेरेंट से बच्चा वेरिएशन होता है तो पेरेंट से आपका हेरिडिटी या सिमिलैरिटी भी होती है। अब वो डिपेंड करता है कि सेक्सुअल है कि आपका सेक्सुअल है। सेक्सुअल में आपके वेरिएशन ज्यादा होते हैं, लेकिन असेक्सुअल में वेरिएशन बच्चा कम होता है। परफेक्ट ना? और आप कह सकते हैं असेक्सुअल में हेरिडिटी या सिमिलैरिटी ज्यादा होती है, लेकिन सेक्सुअल में वो कम हो जाती है। डैम श्योर यार, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, दो कैरेक्टर्स आपस में जुड़ेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये आपके एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन ही है, इसलिए इसको ध्यान से करना। एक बार परफेक्ट सेल्फी ले ली जाए, स्क्रीनशॉट ले लो। यस, आ जाओ। नाउ एक आपका और क्वेश्चन है इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। इफ अ ट्रेट, देखो ध्यान देना, फर्क है बच्चा। ये दो टर्म्स होते हैं, एक का नाम बोलो क्या है? एक का नाम है करेक्टर। बी फास्ट। दो टर्म्स है, एक है करेक्टर और एक बोल के ट्रेट। इसको अभी से क्लियर कर लो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि दोनों एक ही मतलब। नहीं बच्चा, फर्क है। देखो, जैसे मैंने बोला आपका मैंने बोला हाइट, मैंने बोला किसी पर्सन की हाइट है, तो हाइट एक करेक्टर है। अब इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, या देखो हाइट पूछे क्या आपका, तो हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये एक करेक्टर है। अब हो सकता है कि वो आपका टॉल हो सकता है बच्चा वो छोटा हो, शॉर्ट है। तो आपके किसी भी करेक्टर के जो दो वर्जन है, इन्हीं को ट्रेट का नाम दिया जाए। परफेक्ट ना? तो हाइट बोलो क्या करेक्टर है, और टॉल शॉर्ट क्या ट्रेट है। फर्क है ना बच्चा? ऐसे मान लो कि आपके पास बोलो क्या है, हाँ जी, ऐसे मान लो क्या है, वेट है, तो वेट एक करेक्टर है। कोई आपका हैवी हो सकता है, कोई आपका हल्का हो सकता है। तो ये जो हैवी और जो हल्का है, ये बच्चा क्या है, ये ट्रेट है, और जो वेट है वो एक करेक्टर है। क्या बात में क्लियर है? यस। तो आपसे करेक्ट ट्रेट ए है, वो किसी पॉपुलेशन पे जो कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ 10% नजर आता है, लेकिन जो ट्रेट बी है बच्चा वो 60% नजर आता है। असेक्सुअल है, असेक्सुअल में वेरिएशन बहुत ही कम आता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर ट्रेट बी 60% में, कह रहा कौन सा ट्रेट आपका पहले आया होगा? आप इसको ऐसे फिर से समझ सकते हैं। ऐसा मान लिया जाए बेटा कि आपके पास, खुद सोचो, यहां पर जो इसे ए मान लो, ये ए है, और ये आपका ए है, ये आपका ए है, और ये आपका ये ए है, और ये आपका ए है, और मान लो ये आपका बी है, ये आपका बी है, और ये आपका बी है। परफेक्ट ना? तो मुझे बताया जाए किसका परसेंटेज ज्यादा है, ए वाले का, और बी वाले कम है। तो कौन सा ट्रेड पहले आया होगा? कौन सा ट्रेड पहले आया होगा? डैम श्योर सर, ए वाला ज्यादा परसेंटेज में है, तो ये बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा, और ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता रहा होगा। लेकिन जो बी बना है, इसको ये कहां से आया? अभी देखा था, एक सिक्के के दो पहलू, एक तरफ क्या हो सकता है, वेरिएशन, और एक तरफ बच्चा क्या, सिमिलैरिटी। मेरे ख्याल से बात में दम है। तो आप क्या कहेंगे? जो ट्रेड भी 60% पे है, वो आपका यस, दिस ट्रेड इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। क्या बात में दम है? हाँ जी सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। परफेक्ट ना? तो आपने देखा हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल है। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। द वेरिएशंस एंश्योर दैट द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज एज दे अलाउ द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन टू अडेप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एग्जांपल के लिए हमने बैक्टीरिया का देखा कि जो बैक्टीरिया में वेरिएशन आया था, उससे ज्यादा हीट को वो टॉलरेट कर रहा था पहले के मुकाबले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ऐसे ही अपने आंसर को एक्सप्रेस करना है। यस, आ जाओ। सारे इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आप दोनों एग्जांपल को यहां से समझ सकते हैं। आ जाओ। परफेक्ट ना? अब खुद सोचो। अब बात करते हैं भैया, चाहे असेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, ऑब्वियस सी बात है, असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन सेक्सुअल में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप मुझे बताओ कि अगर कोई ट्रेट है, मैंने बोला कि हाइट है, अब ऑब्वियस होता है कि मान लीजिए मेल पेरेंट टॉल है,
जो फीमेल पेरेंट वो भी टॉल है, तो दोनों के ही करेक्टर्स आपके डिटरमिन करेंगे बच्चे के करेक्टर है। इसका मतलब ये भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब जो मेल पार्टनर है वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, फीमेल पार्टनर है वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। किसके लिए? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बंदा ही कंट्रीब्यूट कर रहा, नहीं बच्चा, मेल एज वेल एज फीमेल दोनों ही अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। उसके बाद चेक किया जाएगा कौन सा पढ़ोगे आप डोमिनेंट है, कौन सा जीत जाएगा। जो जीत जाएगा उसके करेक्टर उनके बच्चे शो करेंगे। मेरे ख्याल से बातें क्लियर। क्या लिखा हुआ है? ये बात को तो मद्देनजर रखनी पड़ेगी। मतलब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास सेक्सुअली है तो एक तो पैटर्नल डीएनए आएगा। डीएनए क्यों बच्चा? डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन है। डीएनए मतलब ब्लूप्रिंट है, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि भैया सामने वाले बच्चे को कैसा बनाना है। इसका मतलब मैटरनल साथ में पैटर्नल दोनों डीएनए कंट्रीब्यूट करेंगे। माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, स्टॉप द वीडियो, टेल मी व्हाट आर द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड इन द कमेंट सेक्शन। आ जाओ। द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? द प्रोसेस, the mechanism by which characters are transferred from the parents to their progeny of such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amount of genetic material, मतलब DNA to the child। इसका मतलब कोई भी ट्रेट है, कोई भी ट्रेट है उसको दो फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे होंगे, एक तो पैटर्नल और साथ में मैटरनल डीएनए है। तो मुझे बताया जाए कि एक देखो, मैंने बोला कि ये टॉल है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से एक आया होगा, एक वर्जन और एक वर्जन यहां से, और सेम होगा, सेम वर्जन होगा। हालांकि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव पढ़ने वाले हो लेकिन सेम होना चाहिए। दस फॉर ईच ट्रेड देयर विल बी 2 वर्जन्स इन ईच चाइल्ड है। अब हम देखेंगे कौन सा वर्जन काम करेगा। आप बहुत सारे टर्म्स यहां सीखने वाले हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने है और इसका आंसर स्टॉप करो और मुझे अभी बताओ। और ट्रेड इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑप्शन ए। कह रहा है सिर्फ पैटर्नल डीएनए कंट्रीब्यूट करेगा, मैटरनल करेगा, पैटर्नल भी करेगा, मैटरनल, और नाइदर पैटर्नल नॉर बच्चा मैटरनल। कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू एंड यस यस यस, मैं बार बार कह रहा हूं इस चैप्टर को करने के बाद ये अपकमिंग सेशन जरूर कर लेना ताकि ये चैप्टर आप मास्टर कर सको। ये लेक्चर करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर होने वाला है। चलो रे चलो, अब इनके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं। यस बच्चा, ये कौन है? ये बहुत ही महान है और जो हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स को मेरा प्रणाम है। क्या इंसान थे यार, इनकी बातें अभी सुनोगे आपको मजा आ जाएगा, एक टच फील होगा। आप सुनते हो एल्बर्ट आइंस्टाइन, आप सुनते हो इसाक न्यूटन बच्चा, वैसे ही बायोलॉजी के फील्ड में इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। ये ऐसे इंसान है, अगर मैं आपसे बोलूं आप भी शक करोगे इनके ऊपर। मैं बोलूं कि इनको नहीं पता सेल क्या होता है, इनको नहीं पता डीएनए क्या होता है, इनको नहीं पता न्यूक्लियस क्या होता है, उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसी बात बोली, इन्होंने कुछ मिक्स किया। इन्होंने पहली बार मैथ्स और साइंस को कंबाइन किया, इन्होंने स्टैटिक्स दिया, इन्होंने पहली बार बायोलॉजी की फील्ड में रेशियो दिया कि भैया ये लो रेशियो, ये मेरा प्रूफ है। लेकिन लोगों ने इनकी ना सुनी भैया, एक ना सुनी, क्योंकि बहुत गरीब थे यार, पैसा बोलता है, फैक्ट बात है। इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने आर्टिकल को किसी महंगे मैगजीन में पब्लिश कर सके। इसीलिए आपको जान के हैरानी होगी, जब इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया तब इनको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। लेकिन जब इन्हीं के काम को बाद में आके 3 साइंटिस्ट ने फिर से रिवाइज करवाया तो देखा भैया ये तो बहुत ही काम के इंसान थे, इसीलिए इनको पोस्टमसली इनको अवार्ड दिया गया। और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है। इतने गरीब थे कि भैया इनके जो माता पिता ने इनको मोनेस्ट्री भेजा। मोनेस्ट्री कहां होता है? ऐसा जगह जहां पर लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सीखते हैं, वहां भेजा गया और उन्होंने वहां पढ़ाई की। और वहां पर मोनेस्ट्री में गार्डन था, उस गार्डन पे मटर के प्लांट लगा रहे थे। तो उन्होंने कुछ बोला कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है, इसी वजह से वो रिजेंबल कर। खुद सोचो ना, हम अपने पेरेंट्स से इतने मिलते जुलते क्यों हैं? अब हम बोल पाते कि भैया सेल होता है, डीएनए होता है, डीएनए जाता है, तो ये बोलने वाले कौन थे ये? अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना, हम भी बोल देते हैं भैया कुछ तो जा रहा है। नहीं बच्चा, इन्होंने प्रूफ दिया, इन्होंने बहुत सारे वैल्यूज दिए और इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। और ग्रेट सैल्यूट टू ग्रेट मैन
फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, नाम बताओ। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर नाम इनको मोनेस्ट्री जहां ये प्रैक्टिस करते थे वहां दिया गया। जॉन मेंडल बच्चा इनका असली नाम है। आइए थोड़ी सी इतिहास पढ़ते हैं इनके बारे में और यहां से सीखेंगे। और ये बनो, ये बच्चा इन्होंने प्रूव किया भैया ना चाहिए पैसा, पैसा नीचे होता है, आपके नॉलेज हो तो आप कहीं भी सरवाइव कर जाओगे। आ जाओ। मेंडल वॉस, वैसे ये जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चा चैप्टर इन्हीं की वजह से आया तो इनके बारे में पढ़ना। Mendel was born in a German speaking family in the Silesian part of the Austrian Empire, जो कि अभी है सीजेक रिपब्लिक। ग्रेगर मेंडल थ्रू हिज वर्क, और इन्होंने किसके ऊपर काम किया बच्चा? पूछा जाता है कि ग्रेगर जो जॉन मेंडल थे किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के? पी प्लांट के ऊपर। और पी प्लांट है, हर एक स्पीशीज का यहाँ पर साइंटिफिक नेम होता है। पी का साइंटिफिक नेम अच्छा बोला क्या है? लिखा जाए पाइसम, पाइसम सेटाइवम बोला जाए बेटा। पाइसम सेटाइवम इज द साइंटिफिक नेम और यू कैन से बायोलॉजिकल नेम ऑफ पी प्लांट। यस नो क्या है? तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। और आप ये भी पढ़ने वाले क्यों मटर ही क्यों, टमाटर क्यों नहीं, अब देखोगे। ठीक है। ग्रेगर मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट्स डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसे किस नाम से जाना जाता है? सबका लॉस ऑफ मेंडलियन इनहेरिटेंस है। उन्होंने बहुत ही सिंपल सी बात बोली कि यार प्रेजेंट जनरेशन से ना नेक्स्ट जनरेशन पे कुछ तो जाता है, कुछ तो जा रहा है, और उन्हें नहीं पता कि वो जीन्स होते हैं, उनको नहीं पता कि डीएनए था, उनको नहीं पता सेल था। इन्होंने क्या बोला? कुछ तो जा रहा है। और उस समय उन्होंने क्या इस्तेमाल किया बच्चा? उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया, बोला जाए यस बच्चा, इन्होंने इस्तेमाल किया फैक्टर। इन्होंने क्या बोला? कुछ तो फैक्टर है तो जा रहा है पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी में। आ जाओ। और इन्होंने कहा जो फैक्टर है वो पेयर पे काम करते हैं। पेयर क्यों? बिकॉज एक कहां से आएगा? माता से। एक कहां से आएगा? पिता से। एक कहां से आएगा? मैटरनल। एक कहां से आएगा? पैटर्नल। ही डिडक्टेड दैट जीन्स कम इन पेयर्स एंड आर इनहेरिटेड एज डिस्टिंक्ट यूनिट्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट। क्या बात में दम है। और क्यों इतने महान बने, क्यों इतने सक्सेसफुल रहे? बिकॉज पहली बार किसने मैथमेटिक्स को साइंस के अंदर इंटरप्रेट किया। यस, मेंडल्स इन्वेस्टिगेशंस into inheritance pattern, it was the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. इन्होंने, मैंने कहा था बहुत ही पुअर थे, जो वर्क किया कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं था। ऑब्वियस सी बात है ना, जब सेल की खोज नहीं हुए, जब आपके पास बच्चा हंजी बोला जाए, आपके पास ये नहीं पता कि न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए क्या होता है, तो लोगों को अगर बोलेंगे कि भैया कुछ तो है जो जा रहा है, कुछ तो है जो जा रहा है, तो लोग क्या बोलेंगे? तू पागल हो गया रे, तू जाके चाय पी, ऐसे तो बोलेंगे लोग, बिकॉज कोई प्रूफ नहीं था बच्चा। लेकिन बाद में जाके जब यस पढ़ेंगे, देखो द प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी। जब आपके आए कौन कौन? एरिक वन स्टीसेकमार्क, यूजोडी राइस एंड कार्ल कॉरेंस। ये नाम आपको ध्यान नहीं रखने हैं। इन्होंने इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड सेवरल ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स इन 1900, और इनको पोस्टमसली मरने के बाद रिकॉग्निशन मिला, बोला जाए फाउंडर ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ जेनेटिक्स है। तो एक बार जोरदार तालियां किन के लिए बच्चा? मेंडल जी के लिए, फादर ऑफ मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स आपके सामने है। अब बात करते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया। ध्यान से देखा जाए बच्चा, कितना मस्त से हंस रहा है ना कि मुझे तो भैया मेरे ऊपर तो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो यार देखो, जो मोनेस्ट्री थी ना, जहां मोनेस्ट्री में रहते थे वो और जहां से पढ़ाई करते थे, वहां पर गार्डन पे पी का प्लांट था। तो एक फैक्ट तो ये हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में जो चीज है आप उसी को देखोगे। लेकिन बच्चा मटर ही क्यों? तो साइंटिफिक आपके रीजन से सब ध्यान से देखना। पहली बात तो आप मुझे बताओ, आप ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करोगे जिसका लाइफ स्पेन बहुत ही लंबा है कि बहुत ही छोटा? डैम शो ना। अगर इंसान के ऊपर स्टडी करते भैया, एक इंसान बच्चे करते करते 20 से 25 साल लग जाते हैं, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आते आते मान लो 50 से 60 साल, तब तक तो मेंडल जी को खुद ऊपर से आवाज आती। इसका मतलब क्या है? ऐसे प्लांट को लिया जिसका शॉर्ट लाइफ स्पेन है, और आप पी प्लांट का जो लाइफ स्पेन सुनोगे वो 1 ईयर है। परफेक्ट ना? ये आज ओके। दूसरी बात है, पी प्लांट जो था वहां पर आराम से कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर पाते हो।
आप देखोगे कुछ इन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं, मतलब क्या है, उसकी हाइट ली, उससे फ्लावर का कलर लिया, पॉड का शेप लिया, तो बहुत ही इजीली डिटेक्टेबल फीचर्स है किसमें, पी प्लांट के ऊपर। परफेक्ट ना, जो क्या है देखो पहला पॉइंट, ही चूज गार्डन पी पाइसम सेटाइवम, साइंटिफिक नेम है, एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज ऑफ, पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। सेकंड पॉइंट बचा क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट। आ जाओ, और पी प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल। नोट किया जाए बच्चा, बाइसेक्सुअल है। और जिन बच्चों ने चैप्टर 8 पढ़ लिया है, मुझे बताया जाए बाइसेक्सुअल क्या होता है, जहां पर मेल पार्ट मतलब स्टेमन और साथ में फीमेल पार्ट मतलब पिस्टिल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से ये जो स्टेमन को रिमूव कर दोगे तो क्या रह जाएगा, पिस्टिल है, तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन को आप आर्टिफिशियल तरीके से भी करवा सकते थे। मतलब आप हाइब्रिडाइजेशन, नए नए कैरेक्टर्स बना सकते विद द हेल्प ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। आज यस, नॉर्मली क्योंकि बाइसेक्सुअल है, allows सेल्फ पॉलिनेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट है। और आप मुझे बताओ, एक टाइम पे मटर कितने सारे सीड्स बच्चे बनते हैं, यस, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस है, और क्रॉस पॉलिनेशन है, तो वहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा, नए नए कैरेक्टर्स मिलेंगे, नया बनेगा, इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सचर का बनना। और इसका ले लिया जाए बच्चा परफेक्ट सा स्क्रीनशॉट, यहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। स्माइल प्लीज। यस, ये रीजन थे क्यों मेंडल ने पाइसम सेटाइवम को लिया, एक्सपेरिमेंट मटेरियल है। और मैंने कहा था कि हालांकि जो पी प्लांट है बाइसेक्सुअल है, लेकिन आप एक तरीके से उसके मेल पार्ट को रिमूव कर दो, तो मेल पार्ट को रिमूव कर दोगे और बाहर से पॉलन को लेके आओ, तो क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से आपने फर्टिलाइजेशन मतलब पॉलिनेशन करवाया। देखा जाए, इट इज ट्रू दैट फ्लावर्स ऑफ गार्डन पी आर बाइसेक्सुअल। However, Mendel made these flowers unisexual कैसे, by artificial means। उसने क्या किया, emasculation किया। ये आपके पास बच्चा क्या है, ये पैरेंट है, या दोनों पार्ट थे, मेल भी था फीमेल भी था, लेकिन आपने बाहर से उसके एंथर को यस विद द हेल्प ऑफ सीजर उसको रिमूव कर दिया, और इसी को बोला जाता है emasculation। emasculation is the process of removal of, बोला जाए एंथर, क्योंकि इसी एंथर के पास क्या होता है, इसी एंथर के पास पॉलन ग्रेन्स होता है। परफेक्ट ना, उसके बाहर से किसी और प्लांट के फ्लावर को, यहां फ्लावर से पॉलन लिया और इसको यहां पर इसके ऊपर लाया गया, तो ये क्या है, ये है यस, आप क्या बना रहे हो, नए कैरेक्टर्स बना रहे हो बच्चा, इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि पी प्लांट कैसा है बच्चा, बाइसेक्सुअल है। तो पॉइंट आपका शॉर्ट लाइफ स्पैन है, और कोई पूछे कितना लाइफ स्पैन होता है, 1 ईयर का बेटा, 1 ईयर का लाइफ स्पेन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट तरीके से हम आगे बढ़ चले हैं, चलो रे चलो। देखो मैंने कहा था कि मेंडल ने पी प्लांट को इसीलिए लिया था क्योंकि वहां पर जो कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टर्स होते हैं उसके 2 वर्जन्स होते हैं, और वर्जन को ट्रेट का नाम दिया जाता है। हाइट क्या है बेटा, कैरेक्टर है, टॉल क्या है, ट्रेट है, डॉफ क्या है, ड्रेट है। तो कौन कौन से यहां पर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, लिखा जाए कंट्रास्टिंग के एक का जस्ट उल्टा होगा। देखा जाए, सबसे पहले ये कैरेक्टर्स प्लीज आपका, इसको अंडरलाइन बच्चा कर लिया जाए। पहला है सीड का शेप, सेकंड है सीड का कलर, तीसरा है पॉड का शेप, पॉड मतलब फली जिसमें रखते हैं, जिसमें ना, और पॉड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर की लोकेशन, और प्लांट का साइज है। परफेक्ट ना। अब देखा जाए, अब यहां पर जो ऊपर है ये पढ़ोगे, ये सारे के सारे बच्चा डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। अब ये डोमिनेंट क्या होते हैं, ये टर्म थोड़ी देर में क्लियर होने वाला। डोमिनेंट ऐसा मान लो कुछ ऐसा कि अगर ये होगा तो सेकंड वाला जीत ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं टॉल और शॉर्ट की लड़ाई कराऊं, टॉल ही जीतेगा। अगर मान लिया जाए टॉल से 2 बंदे आ रहे हैं और शॉर्ट से, टॉल से मान लो कि एक बंदा टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, अगर मैं दोनों की लड़ाई कराऊं तो टी और टी बन गया। मैं पूछूं क्या बना, तो टॉल ही बनेगा। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसे बोलते हैं डोमिनेंट, और जो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो सेम टू सेम, मतलब अगर स्मॉल टी होगा तभी एक्सप्रेस करेगा, वरना नहीं कर पाएगा।
क्या बातें आई? वैसे पढ़ोगे। और जो नीचे वाला है इसे बोला जाता है रिसेसिव। बोला जाए बच्चा रिसेसिव। ये सुनो क्या है, ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जब इसके साथ अपने जैसा बंदा हो, अपने जैसा हो। और इसे पढ़ोगे होमोजाइगस का नाम दिया जाता है। डोमिनेंट वाला क्या बोलता है, मैं अकेले भी हूं तब भी जीत जाऊंगा, और मैं पेयर में हूं तब भी जीत जाऊंगा। ये सुनो क्या है, तो राउंड देखो सीड शेप है, ये सारे के सारे बच्चा क्या है, करेक्टर है। बोला जाए करेक्टर है। और हर करेक्टर के कितने वर्जन हैं, 2। ये ट्रेट है, तो राउंड एक ट्रेट है, रिंकल्ड एक ट्रेट है, येलो एक ट्रेट है सीड कलर का, ग्रीन एक ट्रेट है सीड कलर का। क्या सभी को आए बच्चा? तो ये सब बच्चा क्या देखो, सीड शेप राउंड हो सकता है। ये सारे टर्म चैप्टर में बार बार आएंगे, सीखो। और ये रिंकल्ड हो सकता है कुछ ऐसा झुरीदार सा। आपका सीड का कलर येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। इनफ्लेटेड मतलब भरा हुआ है, इसे आप फुल भी कह सकते हो। और ये बोल क्या है, पिचका पड़ा है। ग्रीन है और ये आपका येलो है। ये पर्पल है, ये आपका व्हाइट है। एक्सियल मतलब क्या होता है, द फ्लावर विच ग्रोस एट द टिप ऑफ द प्लांट। जब फ्लावर आपके टिप में ग्रो करते हैं इसको टर्मिनल फ्लावर कहते हैं। और जब टिप के अलावा कहीं और ग्रो करे बच्चा, इसे क्या कहा जाएगा, एक्सियल है। तो एक्सियल और टर्मिनल कौन जीतेगा, एक्सियल। टर्मिनल वाला तभी जीतेगा जब उसके साथ टर्मिनल वाला ही हो। टॉल और शॉर्ट कौन जीतेगा, हाँ जी आपका टॉल ही जीतेगा। तो ऊपर वाले डोमिनेंट कैरेक्टर है, नीचे वाले रिसेसिव कैरेक्टर है। देखे कैसे याद करें सर, बहुत सिंपल है। देखो ना, टॉल शॉर्ट डैम शॉर्ट एक लॉजिक लो, टॉल जीतेगा। एक्सियल टर्मिनल ए जीतेगा। पर्पल व्हाइट, पर्पल अच्छा कलर है, पर्पल जीतेगा। ग्रीन है और येलो है, ग्रीन है। बस ध्यान दो अच्छा, ये भरा हुआ है, ये पिच का कौन भरा हुआ जीतेगा। बस सीड कलर है। अब देखा जाए, मैं आपसे पूछूं बेटा, अगर एक ग्रीन सीड है और एक येलो, तो लॉजिक के हिसाब से तो ग्रीन वाले का डोमिनेंट होना चाहिए था। ग्रीन अच्छा है, तो आप ये लॉजिक लगा सकते हो इसको छोड़ के सीड कलर पे। अब ये मैं नहीं कह रहा कि डोमिनेंट है, आप क्रॉस करवाओगे यहां से देखोगे, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा तो जीत गया, डोमिनेंट है। जो नहीं कर पाएगा एक्सप्रेस, अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, वो रिसेसिव हो जाएगा। अब ये बहुत सारे टर्म्स हैं जो बार बार चैप्टर पे आएंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी इन सभी टर्म्स को क्लियर कर लिया जाए। उसके बाद हम बढ़ जाएंगे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस है। समझो, यस बच्चा, सब ध्यान से देखो। सबसे पहला टर्म क्या है, जीन। ये क्या है, आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था। मेरे पास क्या होते हैं, मेरे पास सेल है, सेल के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास डीएनए है, और डीएनए के छोटे छोटे फंक्शनल सेगमेंट्स को, जब मान लिया जाए मेरे पास ये रहा आपके पास ना, ये डीएनए है, तो डीएनए के छोटे छोटे फंक्शनल सेगमेंट्स को जीन का नाम दिया जाता है। जीन मतलब इसके पास छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर भी छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसी को जीन का नाम दिया जाएगा। रीड करो और हाँ, मेंडल ने जीन टर्म का इस्तेमाल नहीं किया था। जीन टर्म का इस्तेमाल तो बाद में साइंटिस्ट ने किया। परफेक्ट ना, जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे। मेंडल ने सिर्फ इतना बोला कि फैक्टर्स है जो ट्रांसफर होते हैं। परफेक्ट ना। और क्या मैं कह सकता हूं, जीन सबसे छोटी यूनिट है। यस बच्चा, जेनेटिक्स की सबसे छोटी यूनिट को जीन्स का नाम दिया जाता है, बिकॉज इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी इंफॉर्मेशन। मेंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर अ जीन, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड बच्चा जीन है। क्या सभी को आया? अब समझो एलील क्या होते हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला, देखो मैंने आपसे बोला कि आपका हाइट एक करेक्टर बोला, आपका हाँ ध्यान सुना, हाइट एक करेक्टर है, यस। तो इसके दो वर्जन है। ट्रेट मतलब कौन सा, एक हो सकता है टॉल, यस आपका, और एक बोलो क्या, डॉफ। परफेक्ट। अब बचा क्या है, तो टॉल को कैसे दिखाया जाए, टॉल को एक्सप्रेस कैसे करें। तो मैंने बोला कि एक मान लिया जाए मैंने एक लेटर का इस्तेमाल किया, कैपिटल टी, उसे टॉल को दिखाएंगे, और इसी के स्मॉल वर्जन मतलब क्या, स्मॉल टी, उसको डॉफ को दिखाएंगे। जो कैपिटल टी और जो स्मॉल टी है, इसी को एलील का नाम दिया जाता, मतलब कोड मान लो एक तरह से, है ना। अच्छा देखो क्या, देखो जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड। कैसे, जो ये वाला है टॉल को दिखा रहा है, और नीचे वाला क्या है, डॉफ है। ये कैसे में से डॉफ या फिर आपका शॉर्ट कह सकते हो, ये कंट्रास्टिंग है कि नहीं, यस, इन्हीं को एलील्स कहते हैं। परफेक्ट ना, कह सकते हो कि ना, जीन के से जीन क्या आपका, जीन से क्या आपका, जीन आपका इंफॉर्मेशन है कि टॉलनेस ना, तो ये बोलो क्या है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन है। तो जीन बच्चे क्या, टी ना, जीन तो टी है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, जीन के ही दो डिफरेंट फॉर्म्स को मैंने एलील का नाम दिया।
जैसे मान लो मेरे पास सीड है, वो राउंड हो सकता है, सीड बच्चा मेरे पास राउंड हो सकता है और ये रिंकल्ड है, तो शेप ऑफ द सीड एक करेक्टर हुआ, राउंड और रिंकल ट्रेट हुआ। अब राउंड को मैंने कैपिटल आर से दिखाया, रिंकल्ड को स्मॉल आर से, तो ये बच्चा क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन है, इसी को बच्चा क्या बोलेंगे, एलील्स। मेरे ख्याल से आया होगा। आ जाओ, होमोजाइगस क्या होता है, ध्यान देखो। मान लिया चला क्या है कि अगर मेरे पास ये कोई ऑर्गेनिज्म है, फादर से आया कैपिटल टी, मदर से आया कैपिटल टी, ये सुनो क्या है, तो अगर मैं इसकी बात करूं क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और एक कैपिटल टी है, परफेक्ट ना। और जीन पेयर्स में होते हैं, एक मदर से आया और एक फादर से आया। चलेगा बेटा, आप मुझे बताओ ये जो क्या है यहाँ पर क्या है, दोनों सेम सेम एलील है कि अलग अलग है, सेम सेम है। जब भी एलील सेम होते हैं तो इन्हें होमोजाइगस कहेंगे। अब मान लो क्या है, यहां से स्मॉल टी आता, यहां से स्मॉल टी, दोनों में स्मॉल टी हो जाता, तब भी इसको होमोजाइगस कहते हैं। लेकिन बच्चा एक से कैपिटल टी आ रहा है, एक से स्मॉल टी, तो इसे हेटेरोजाइगस का नाम दिया जाएगा। परफेक्ट। मैंने कहा था कि जो होमोजाइगस में सिर्फ कौन कर पाता है, देखो जो डोमिनेंट वाला होता है, कि ऐसे मान लो क्या है, कि कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखो अगर पूछूं ये कैसा होगा, तो आप देखोगे यहां पर टॉल डोमिनेंट था, तो ये बच्चा टॉल ही होगा। ये कैसा होगा, ये भी टॉल होगा। मतलब टॉल वाला जो एक ऐसा करेक्टर है, एक ऐसा फैक्टर है जो अपने आप को हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों पे ही एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो उसको डोमिनेंट बोलेंगे। लेकिन रिसेसिव कब तक नहीं बनेगा, डॉफ तब तक नहीं बनेगा जब तक कि होमोजाइगस नहीं हो जाते। आ जाओ, द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द जीन्स ऑफ अ करेक्टर आर सिमिलर, बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस है। लेकिन बच्चा क्या है, जब जीन्स आपके डिफरेंट हो जाते हैं, एलील्स आपके डिफरेंट हो जाते हैं, इसे क्या बोला जाएगा, हेटेरोजाइगस है। डोमिनेंट वाला क्या होता है, जो अपने आप को डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव के सामने एक्सप्रेस कर पाता है बच्चा, इसे राउंड है। अगर पूछो ये और ये बताओ, ये सीड कैसा होगा, राउंड, ये भी कैसा, राउंड, ये कैसा, रिंकल्ड, क्योंकि रिंकल्ड वाला तब तक एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब तक होमोजाइगस पे नहीं होते। लेकिन हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस में जो एक्सप्रेस कर पाता है, उसी को बच्चा क्या बोला जाएगा, यस डोमिनेंट है। द जीन विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, यहाँ अनेबल नहीं होगा, विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट एज वेल एज बच्चा रिसेसिव है। लेकिन जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा, यस आपका रिसेसिव का नाम दे दिया जाएगा। या आप ऐसे कहते हो कि भैया डोमिनेंट के सामने रिसेसिव की नहीं चलती, रिसेसिव की तब चलती है जब उसके साथ रिसेसिव वाला ही प्रेजेंट हो। परफेक्ट, मजा आया, बोलो हाँ, ये साचो। अब दो टर्म्स और हैं, आप मुझे बताओ, मैंने बोला कोई ऑर्गेनिज्म टॉल है, तो हो सकता है उसके है ना जीन्स ऐसे हो, ऐसे, या फिर एक ऐसा हो सकता है, परफेक्ट ना। तो अगर मैं इसको अंदर से देखूंगा तो कैपिटल टी होमोजाइगस है। अगर इसको अंदर से देखूंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो बताओ दोनों बाहर से दिखने में क्या होंगे बच्चा, बाहर से दिखने में ये टॉल होगा और ये भी कैसा, टॉल होगा, क्योंकि टॉल वाला अपने आप को अकेले भी एक्सप्रेस कर पाता है। तो बाहर से देखो तो टॉल है, लेकिन अंदर जाओगे उसके जेनेटिक मेकअप को देखोगे, देखो दोनों का फिजिकल अपीयरेंस सेम है, टॉल है, लेकिन जेनेटिक मेकअप की बात की जाए तो वो डिफरेंट है। एक में होमोजाइगस है, एक में हेटेरोजाइगस है। तो जेनेटिक मेकअप को कहा जाता है जीनोटाइप और फिजिकल अपीयरेंस को कहा जाता है फिनोटाइप। तो मुझे बताओ, क्या दोनों के फिनोटाइप सेम है, यस टॉल। क्या दोनों के जीनोटाइप सेम है, ना। एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। रीड करो, बातें क्लियर है। द सेट ऑफ जीन्स दैट एन ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स है, या आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ईच, मतलब जेनेटिक मेकअप, उसे जीनोटाइप का नाम दिया जाएगा। और व्हाट इज बच्चा फिनोटाइप, द जीनोटाइप इज कंट्रास्टेड टू द फिनोटाइप। ये क्या होता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस को ही कहा जाएगा फिनोटाइप है। मुझे बताया जाए कैपिटल आर, ये और ये भी राउंड सीड होगा, ये भी राउंड होगा, लेकिन दोनों का बच्चा जेनेटिक मेकअप अलग है। तो अंदर का माल पानी जीनोटाइप और बाहर का फिजिकल अपीयरेंस बच्चा यस फिनोटाइप हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें सभी को क्लियर है। ये वो टर्म्स है जो बार बार इस चैप्टर पे आने जा रहे हैं, परफेक्ट ना। मैं आपसे पूछूं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करना। अगर मैं बोलूं कि वायलेट फ्लावर है और व्हाइट फ्लावर है, ये डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव होता है, तो मुझे बताया जाए कि अगर मैं इसके एलील लिख रहा हूं ऐसे, जीन बोलो कि आपका, इसके जीन मानो कि आपका ये है बेटा, ये कैपिटल वी और एक कैपिटल वी है, परफेक्ट ना। और इसका क्या, स्मॉल वी और स्मॉल वी है, ये सुनो क्या है। तो मुझे बताया जाए अगर ये और ये जो है, ये कैपिटल है, ये दोनों होमोजाइगस हैं या फिर हेटेरोजाइगस है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब
मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे। बोला जाए मेंडल ने 7 पेयर लिए थे। अगर आप क्रॉस करवा रहे हो, क्रॉस मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन करवा रहे हो, किसको लेके, सिर्फ एक करेक्टर को लेके करवा रहे हो। मतलब आपने जो आपके पास बच्चा, हाँ जी, ये जो 7 करेक्टर्स थे आपने स्टडी करनी चाहिए और आपने बोला कि काम करते हैं, मैं ऐसे प्लांट को लेता हूं जो टॉल है, टॉल और शॉर्ट, और इसके अलावा कोई नहीं लिया। हालांकि ट्रांसफर होंगे वो भी, लेकिन आप स्टडी कर रहे हो टॉल और शॉर्ट को। तो एक करेक्टर को लेके जब एक टाइम पे क्रॉस करवाया जाता है तो ऐसे क्रॉस को नाम दिया जाता है मोनो हिब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब एक क्रॉस। लेकिन जब दो करेक्टर्स एक टाइम पे लोगे, मतलब आपने क्या बोला, एक काम करते हैं, हम प्लांट का साइज भी लेते हैं और साथ में सीड का शेप है, दो करेक्टर्स एक टाइम पे लेंगे तो इसे क्या नाम दिया जाता है, इसी को बच्चा डाई हिब्रिड क्रॉस का नाम दिया जाता है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है? परफेक्ट ना। और बच्चे ध्यान देना, डोमिनेंट वाले को कैपिटल से दिखाया जाता है और रिसेसिव वाले को स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं जीन हमेशा पेयर्स में काम करते हैं? यस सर। तो हमने सीखा जीन क्या होता है, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। हमने सीखा एलील क्या है सर, जीन के कोड को ही आपका एलील का नाम दिया जाएगा, या फिर जीन के दो वर्जन है, कैपिटल टी स्मॉल टी एलील है सर। होमोजाइगस सेम सेम, हेटेरोजाइगस अलग अलग, डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है चाहे वो अकेला हो चाहे वो पेयर में हो, रिसेसिव वाला तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब होमोजाइगस हो। जीनोटाइप जेनेटिक में का, फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस। नाउ बच्चा यू आर एबल टू have the discussion on the mono hybrid cross and डाई-हिब्रिड क्रॉस है। देखा जाए तो ये मुद्दे हैं चैप्टर के। उसके लास्ट में पढ़ेंगे क्या बच्चा, सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब जाते हैं मोनो हिब्रिड क्रॉस है, और जितने मैंने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर कमेंट सेक्शन में चलना। लेक्चर एंजॉय करो, लाइक करते चलना। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड फेज ऑफ दिस चैप्टर। एक और छोटा सा अपडेट है कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जहां पर दीपक सर डेली लाइव क्लास कर रहे हैं, वहां पर एक स्कॉलरशिप एग्जाम होने जा रहा है, अनअकैडमी प्रोडिजी। बहुत सिंपल, करना क्या है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तब जाओ और इस स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम में आपका क्या करना है, आपको एनरोल करना है। और जब एनरोल करोगे तो आपसे एक कोड की मांग की जाएगी एंड यू हैव टू यूज द रेफरल कोड। आपका ज्ञानी 10 है, परफेक्ट ना, ये ज्ञानी 10 आपका। और ये कौन कौन सी क्लास आपका, 7th 8th 9th 10th इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एस्पिरेंट फ्रॉम क्लास 11th 12th है। और साथ में ये कोई स्केड्यूल है, आपके सामने स्केड्यूल है, और इस स्केड्यूल में आपके एग्जाम्स होने जा रहे हैं। देखो क्या है, टेस्ट 1 ये रहा, टेस्ट सेकंड ये, टेस्ट थर्ड, टेस्ट फोर्थ है। सबसे पहली बात तो ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, अब कोई पेमेंट नहीं दे। लिंक डिस्क्रिप्शन पे, सब एनरोल कर लेना ज्ञानी 10 इस्तेमाल करके। और अच्छी बात ये है, आप यहाँ पर एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी, हर टेस्ट में आप ये रैंक फर्स्ट को मैकबुक एयर, रैंक सेकंड थर्ड, रैंक फोर्थ फिफ्थ 6 to 40 एंड रैंक 41st 20 आपका, ये सब अवेल कर सकते हो। ट्राई किया जाए, आपके पास स्केड्यूल है, आराम से रिमाइंडर लगा लो और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, सब जाके आप में जो ये रेफरल कोड है GYAANI ज्ञानी 10, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप दीपक सर की सारी क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर सकते हो। वो भी कहाँ पर, स्पेशल कैटेगरी पर। और आपके पास अनअकैडमी का एप्लीकेशन है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, सब जगह दीपक सर को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो। और डेली वो लाइव क्लास करते हैं, कब से कब बच्चा, 5 PM से 6 PM। अभी आई थिंक चैप्टर किया जाए। और तो बात करते हैं मोनो हिब्रिड क्रॉस की। एक करेक्टर एक टाइम पे लेके क्रॉस करवाना, इसी को कहा जाता है बच्चा मोनो हिब्रिड क्रॉस। डेफिनेशन की बात करते हैं, क्रॉस बिटवीन 2 pea plant with one pair of contrasting characters is called a monohybrid cross. Perfect ना? Yes. Example, cross between a tall and a dwarf plant. ध्यान देना, टॉल एंड डॉफ प्लांट ये हाइट के अंदर आएंगे। तो हाइट एक कैरेक्टर है और टॉल और डॉफ बच्चा क्या, ये ट्रेट है। तो एक ट्रेट को लेना, कंट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर क्रॉस करवाना, इसी को मोनो हिब्रिड क्रॉस का नाम दिया जाएगा। अब मेरे पास बच्चा क्या है, ये आपको ऐसे स्टेप में लिखना होता है, क्रॉस कैसे करना वो हम सीखते हैं, ये एग्जैक्टली आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। तो मेरे पास बच्चा क्या है, आपने लिया यस एक टॉल पी प्लांट, और इसको मान लिया जाए मेल है, यहाँ से मेल पार्ट लिया, और यहाँ बच्चा बोलो कि आपका यस ये फीमेल पार्ट है। परफेक्ट ना, ये आपके पास फीमेल का साइन ये होता है एंड मेल का साइन ये चलेगा। ये टॉल है, बोला जाए आपने क्या लिया बेटा, ये टॉल प्री प्लांट लिया, यस यू नो क्या, और ये बोलो क्या, डॉफ है बच्चा, डॉफ, या इसी को आप शॉर्ट का नाम दे सकते हो। अब मुझे बताया जाए
डैम श्योर है। इसका जीन क्या होगा आपका, जी यहाँ दो जीन होंगे और जीन के फॉर्म को एलील कहते हैं। तो बताया जाए यहाँ पर एलीलिक पेयर क्या होंगे, ये टॉल है और आपने देखा था टॉल और जो डॉफ है, इसमें डोमिनेंट कौन होता है, डोमिनेंट बच्चा टॉल है और रिसेसिव कौन सा होगा आपका, डॉफ है। और टॉल के एलील को कैसे लिखा जाएगा, पेयर में होंगे, यस कैपिटल टी और कैपिटल टी है। सर टॉल तो कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है, लेकिन बच्चे हमने क्या लिया है, हमने प्योर लिया है, साथ में होमोजाइगस कंडीशन लिया है। सेम डॉफ है, यहां पर स्मॉल टी और यहां पर स्मॉल टी, ये बोलो क्या, एलीलिक पेयर ऑफ जीन्स। मेरे ख्याल से बातें क्लियर है। अब क्या करना है, पेरेंट्स के गैमेट्स बनाने हैं और गैमेट्स के टाइम पे डिवीजन टेक्स प्लेस करेगा। यहां से क्या गैमेट बनेगा बच्चा, ये दोनों सेम सेम आपका, यहां से टी बन सकता है और साथ में यहां से कैपिटल टी बनेगा, क्योंकि होमोजाइगस है तो सेम बनेंगे। सेम यहां भी आपका स्मॉल टी और यहां बच्चा आपका स्मॉल टी, तो क्या बना दिया बेटा आपने, गैमेट्स है। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, गैमेट्स के टाइम पे आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे, ये आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है, मियोसिस टेक्स प्लेस करता है या फिर मिटोसिस, मियोसिस या फिर मिटोसिस, इनमें से कौन सा टेक्स प्लेस करता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन है। अब क्या करवाना है, अब क्रॉस करवाना है। अब खुद सोचो, मान लिया जाए ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम है, जब सेम हो दोनों को मत लेके आओ। हालांकि देखो यहां से एक लेके आना है, फिर वहां से एक लाना है, यहां से एक, लेकिन दोनों सेम था तो यहां से क्या आ सकता है, सिर्फ कैपिटल टी आ सकता है, क्योंकि यहां से लो चाहे यहां से कैपिटल टी आएगा और यहां से स्मॉल टी आएगा। तो मुझे बताया जाए जो F1 जनरेशन बनेगा सब कैसे होंगे, ये सब ऐसे टी टी है ना, चार बनेंगे, टी टी आपका टी टी और आपका टी टी, परफेक्ट ना, ये ऐसा, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा और ये आपका परफेक्ट ना। अब मुझे बताया जाए, मैंने कहा था, तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, मेंडल ने देखा जब उन्होंने टॉल पी प्लांट लिया को डॉफ से क्रॉस करवाया, तो जो F1 जनरेशन आ रही थी, सारे के सारे प्लांट कैसे थे बच्चा, सारे के सारे टॉल थे, कोई भी डॉफ नहीं था, कोई भी डॉफ नहीं था, कोई मीडियम हाइट नहीं था, सारे के सारे आपके टॉल थे बच्चा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, मैंने कहा था F1 जनरेशन पे जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वही कैसा होगा, वो आपका डोमिनेंट हो जाएगा। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि जो टॉल प्लांट है ये डोमिनेंट है। अब सर ऐसा क्यों हुआ, कुछ सोचो, यहां से ये आपका फादर और मदर दोनों के ही यहां से करेक्टर जा रहे थे, लेकिन आपने देखा वो वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसे क्या नाम दिया जाएगा, उसको रिसेसिव का नाम दिया जाएगा। अब ध्यान दो, तो मेंडल ने सोचा कि भैया ये कहां गया, ये कहां गया, ये अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाया। तो मेंडल ने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया F1 गैमेट्स का। अब ये जो बने हैं आपके, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब क्या दिख रहा है, अब मुझे बताया जाए क्या सारे टॉल होंगे, यस। तो आप देख सकते हो F1 जनरेशन पे जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। फिनो मतलब क्या, बाहर से सारे ही टॉल हैं, और इन सब के बच्चा जीनोटाइप भी क्या होंगे, हाँ जी यस, जीनोटाइप भी आपके सेम होंगे, बिकॉज कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस है सारे या फिर होमो है, डैम श्योर सर ये सारे बोला जाए हेट्रोजाइगस है। अब सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है किसका बच्चा, F1 गैमेट्स का। मतलब क्या करो, आप यहां से ले लो, आपका ये आपका कैपिटल टी है, स्मॉल टी एक आपने ये ले लिया, और एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा दिया जाए। अब आप साफ साफ देख सकते हो इनके गैमेट्स बनाओ, यहां से बनता है कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी और यहां से आपका स्मॉल टी, क्या सभी को आया, क्रॉस करवा दो। अब देखो यहां पर सेम सेम नहीं है, यहां पर कैपिटल स्मॉल है, जब सेम सेम था मैंने एक ही लिया था, तो यहां से कैपिटल टी आया, यहां से कैपिटल, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी चलेगा। ये क्या बन गया, क्या बन गया सर, टॉल बना, ये क्या बना आपका टॉल। आ जाओ, एक यहां से लाओ, एक यहां से लाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसा बनेगा दिखने बाहर से, ये टॉल ही बनेगा। यहां से इसको लाओ, यहां से पहले कैपिटल लिखो फिर स्मॉल लिखो, ये भी टॉल बनेगा, और इसको कुछ नया देखने को मिलेगा। आप बताओ, बाहर से डोमिनेंट वाला चाहे अकेला हो चाहे पेयर में एक्सप्रेस कर पाता टॉल होगा, ये भी कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, ये भी कैसा टॉल, लेकिन ये वाला कैसा, ये डॉफ। मेंडल को जान के हैरानी हुई, क्या देखा, अच्छा चाहे F1 जनरेशन की बात की जाए चाहे F2 की बात की जाए, पेरेंट्स से चाहे वो मैटरनल हो चाहे पैटर्नल करेक्टर जाते हैं, लेकिन जो स्मॉल टी वाला था वो अपने आप को F1 जनरेशन पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। क्या देखा गया, F2 जनरेशन पे डॉफ है, यस बच्चा। बताया जाए टॉल कितने बने, 3,
डॉफ कितने बने 1, तो रेशियो आएगा। टॉल और डॉफ का रेशियो कितना 3:1। क्या सबके फिनोटिप सेम है? ना ना ना, 3 के सेम है, एक का अलग है। क्या सबके जीनोटिप सेम है? ना ना ना। देख सकते हो, एक आपको मिलेगा कैपिटल टी, आपको 2 मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिलेगा स्मॉल टी। रेशियो की बात की जाए तो क्या आएगा 1:2:1। ये कैसा रेशियो है? जिनोटिपिक है या फिनोटिपिक है? यस, ये जिनोटिपिक है। लेकिन मैंने बोला टॉल कितने बच्चा? यस 3, डॉफ कितने 1, तो ये कौन सा रेशियो बेटा? ये आपका फिनोटिपिक है। तभी तो मेंडल इतने कामयाब हुए, उन्होंने क्या जोड़ा? मैथमेटिक्स को घुसेड़ दी बायोलॉजी पर। क्या सभी को आया? तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताया जाए रिसेसिव वाला अपने आप को कौन से कंडीशन पे एक्सप्रेस कर पाता है? सर डैम श्योर है, जब तक दोनों सेम नहीं होंगे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। नोट कर लो, रिसेसिव वाला अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन पे ही एक्सप्रेस कर पाता है, लेकिन जो डोमिनेंट वाले बदमाश होते हैं अपने आप को यस होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों पे ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। F1 जनरेशन पे अपने आप को एक्सप्रेस कौन करता है? यस, डोमिनेंट वाला करता है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है? यस या नो बच्चा पार्टी? हाँ जी, इसका परफेक्ट सा स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। और जो F2 जनरेशन है, इस F2 जनरेशन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कुछ ऐसे। आपने क्या किया? आपने एक स्क्वायर तैयार किया। यस या नो? क्या है? इस स्क्वायर के 4 टुकड़े कर दो, है ना। यहां पर कैपिटल देखो क्या है, आपने क्या किया? देखो ये जो टी था ना, गैमेट्स को यहां लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके गैमेट्स को यहां लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। क्रॉस कराओ, टी को टी से कराओ, कैपिटल टी, सेम पैटर्न पे। इसको इससे कराओ टी और आपका स्मॉल टी, इसको इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे स्मॉल टी स्मॉल सी। यहां पर क्या लिखा आपने? मेल गैमेट्स बच्चा, और यहां बोलो क्या फीमेल गैमेट्स है, और आपने क्रॉस करवा दिया। इसे बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या बोला जाता है बच्चा? नोट कर लो, इसे पुनेट स्क्वायर का नाम दिया जाता है। आप पुनेट स्क्वायर की मदद से F2 जनरेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो। ये पुनेट स्क्वायर तब काम आएगा और अच्छे से जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे। तो क्या देखा गया यहां से? ऑब्जर्वेशंस क्या थी? ऑब्जर्वेशन आएगा, फिर मेंडल जी वहां से कंक्लूजन निकालेंगे। सब देखो, ऑल F1 प्रोजेनी वर टॉल बच्चा। देखो, जब आपने टॉल लिया और आपने डॉफ लिया, क्या पाया? जो F1 आया वो सारे के सारे टॉल थे। ऑल F1 प्रोजेनी वर टॉल। क्या कोई मीडियम हाइट का था? ना जी ना, नो मीडियम हाइट प्लांट है। F2 प्रोजेनी में आपने क्या देखा? जो F2 जनरेशन आया था 1/4 शॉर्ट थे, 3/4 टॉल थे। 2 रेशियो निकल के आएंगे, एक फिनोटिपिक मतलब 3:1। टॉल कितना 3, डॉफ कितना 1, जीनोटिपिक कितना बच्चा 1:2:1 है। 1 क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्या बात में दम है? यस सर। यहां से कंक्लूजन जरूरी है, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखने हैं, स्क्रीनशॉट लेना बच्चा। अभी देखो ध्यान दो, चाहे कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी बात करें, यस कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है। दोनों ही टॉल प्लांट है, लेकिन स्मॉल टी आपका शॉर्ट प्लांट है। अगर सिंगल कॉपी टी का है, वो अपने आप को टॉल कर लेगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, मतलब डोमिनेंट है। लेकिन जब तक दोनों सेम नहीं होंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो रिसेसिव हो जाता है। अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल, व्हाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी स्मॉल टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। यहां पर जो ट्रेड सेट कैपिटल टी मतलब जो एलील है, इसको डोमिनेंट का नाम दे दीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। लेकिन स्मॉल टी को रिसेसिव का नाम दिया जाएगा, क्योंकि वो सप्रेस, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। देख लो, ये आपका F1 जनरेशन टॉल थे, फिर दोनों की सेल्फिंग कराई गई, आपको जो मिला F2 जनरेशन। 3 टॉल है, एक कैसा आपका डॉफ है। ये है मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो सर क्या एनसीईआरटी पे टॉलनेस को ही, टॉल और डॉफ को नहीं, आप कुछ भी करा सकते हो? पूछो कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं, सब मुझे आंसर देना कमेंट सेक्शन पे। आपने पढ़ा डोमिनेंट के बारे में, आप यहां पर आ जाओ। मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। तो अगर मैं सीड के कलर को लो, आपने येलो को क्रॉस करवाया किससे? ग्रीन से। येलो डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है। ग्रीन स्मॉल है तो स्मॉल वाई स्मॉल। ये रिसेसिव आपका, क्रॉस करवाओगे F1 सारे कैसे बनेंगे बच्चा? येलो। और आप देखोगे F2 जनरेशन पे आपके 3 तो येलो होंगे और एक कैसा ग्रीन। सेम बच्चे, अगर आपने पर्पल फ्लावर को व्हाइट वाले से बढ़वाया तो क्या हो जाएगा? F1 जनरेशन सारे पर्पल होंगे, डोमिनेंट होगा। लेकिन आपका जो F2 आएगा, वहां पर 3 तो आपके पर्पल होंगे और एक बच्चा कैसा? व्हाइट हो जाएगा। क्या सभी को आया? तो मुझे बताया जाए, ऐसे क्वेश्चन आपके इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर में देखने को मिले हैं। तो अगर मेरे F2 जनरेशन पे 40 प्लांट है,
तो उसे बताया जाए कितने आपके बच्चा टॉल होंगे। यस 40 में से कि आपका पक्का 30 कैसे होंगे, यस आपके टॉल, और 10 कैसे होंगे आपके डॉफ। रेशियो क्या आएगा 3:1। मेरे ख्याल से बातें बच्चा क्लियर है क्या? इतनी बात सभी को आई? यस इसका सब स्क्रीनशॉट परफेक्ट तरीके से ले लो ताकि आप एग्जाम पे आप ऐसे ही एक्सप्रेस कर सको। स्माइल प्लीज, हैव अ लाइक, यस आ जाओ। चलो क्या है, आपसे क्वेश्चन है, आपसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक क्वेश्चन है। बोला जाए कि आपका एक क्रॉस करवाया गया, कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। आप क्या देखते हो कि सारे के सारे प्रोजेनी टॉल थे। क्यों था? क्योंकि टॉलनेस डोमिनेंट है, शॉर्टनेस डोमिनेंट है, टॉलनेस रिसेसिव है, या हाइट ऑफ पी प्लांट इज नॉट गवर्न बाय जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सा आपके हिसाब से परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सोचो, अभी आपने बात की मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक करेक्टर एक टाइम पे। अगर मैं 2 करेक्टर एक टाइम पे ले लूं तो एक से मोनो था, 2 से क्या बन जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बात में दम है? यस अब मैं क्या ले रहा हूं, मान लिया जाए मैंने क्या लिया, मेरा मन किया मैंने शीट का शेप लिया। एक करेक्टर शीट का शेप है, ये करेक्टर है, इसके 2 वर्जन है, राउंड और बच्चा रिंकल। डोंट वरी, जब 100 वीआईपी क्वेश्चंस करेंगे तो सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी। अभी सीखो, एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने सीड का कलर ले लिया, येलो और ग्रीन। मेरा आपसे क्वेश्चन है, राउंड और रिंकल डोमिनेंट कौन सा? राउंड। लिखा जाए कैपिटल आर है। ये क्या है बच्चा? ये एलील है। यस रिंकल्ड का स्मॉल आर रिसेसिव है, येलो का कैपिटल वाई, ग्रीन का स्मॉल वाई। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, F1 जनरेशन पे आपने राउंड येलो इकट्ठे लो, राउंड येलो मान लो और साथ में रिंकल्ड ग्रीन है। F1 जनरेशन कैसा होगा? सारे राउंड येलो होंगे क्योंकि F1 बेस सिर्फ डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस कर पाता है। तो 2 कैरेक्टर्स एक टाइम पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डेफिनेशन को लिखा जाए, अ क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स having 2 pairs of contrasting characters is called dihybrid cross है। हमने क्या लिया, एक तो सीड का शेप एक करेक्टर, सीड का कर दूसरा हो गया, और हम क्रॉस करवाएंगे। राउंड और रिंकल्ड सीड शेप के ट्रेट हैं और सीड कलर के ट्रेट कौन से बच्चा? येलो और ग्रीन। क्या बात में दम है? आ जाओ रे आ जाओ, सब ध्यान दो। बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल करना है इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं लेना है। सेम भैया जो मोनो में सीखा था उसी को अप्लाई यहां कर दो। वहां पर पुनेट स्क्वायर से F2 निकालता, यहां भी पुनेट स्क्वायर से F2 जनरेशन को निकालेंगे। चलो रे चलो, देखो ये पेरेंट जनरेशन आपने क्या लिया, राउंड और येलो। आपने डोमिनेंट एक तरफ ले लिए और आपने रिसेसिव एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप राउंड ग्रीन भी लेते तब भी पहले में F1 पे डोमिनेंट वाला ही आता। तो मैंने क्या किया, एक तरफ डोमिनेंट एक तरफ रिसेसिव, एक तरफ डोमिनेंट एक तरफ रिसेसिव। यहां क्या लिखना चाहिए आपका? पेरेंट एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स है। तो राउंड येलो है, राउंड को कैपिटल आर, येलो को कैपिटल वाई, क्योंकि ये डोमिनेंट को कैपिटल से चलेगा बच्चा। रिंकल्ड ग्रीन है, बोला जाए बेटा स्मॉल वाई। सभी को आया? देख लो, ये रहा आपका राउंड येलो बच्चा, ये राउंड येलो आर वाई है, और ये बोलो कि आपका स्मॉल वाई। परफेक्ट ना? गैमेट्स बनाओ। गैमेट्स बनते समय आप मुझे बताओ, कैपिटल आर सेम है। जब सेम कोई एक ले लो, हमने क्या लिया, मैं यहां से ले लिया बेटा बोल के आपका कैपिटल आर, और यहां से क्या ले लिया, कैपिटल वाई। परफेक्ट ना? कहा था गैमेट्स बनते समय मियोसिस होता है, हाफ होना जरूरी है। सेम जब सेम हो, अलग अलग पे सब लेते हैं, लेकिन यहां बच्चे बोल के यहां दो सेम था, यहां से स्मॉल आर ले लो और यहां से स्मॉल वाई ले लो। परफेक्ट ना? तो आप क्या देखोगे, अब क्रॉस करवा दो यहां से और आपका यहां से क्या बन जाएगा, आर। देखो ये आर आया और अभी आपका आर स्मॉल आर। परफेक्ट ना? ये कैपिटल वाई लिखा जाए, ये आपका स्मॉल वाई। अब मुझे बताया जाए जल्दी से, ये जो बनेगा ये कैसा होगा? ये आपका देखो आर कौन जीतेगा? कैपिटल आर, इसका मतलब राउंड होगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कौन जीतेगा? यस बच्चा, येलो जीत जाएगा। क्या सीखा आपके? कैसा हो जाएगा? राउंड येलो। फिर से बोला जाए बेटा, राउंड येलो। मतलब सर F1 जनरेशन पे अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर पाता है? डोमिनेंट कर पाता। देख लो, डोमिनेंट राउंड येलो था,
F1 पे राउंड येलो ही आएगा। अब क्या करेंगे, जो F1 सारे ऐसे होंगे, सबका जीनोटिप और सबका फिनोटिप सेम होगा। F1 पे जीनोटिप और फिनोटिप सेम होता है, सारे ऐसे ही होंगे, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब क्या किया जाएगा, अब मैं इन्हीं के दो ले लूंगा और F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा देंगे बच्चा, सेल्फिंग करा दी जाएगी। सब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, ये आपका ले लिया F1 जनरेशन एक, ये मेल ना चिपका, और ये बोलो कि आपका F1 का ही आपका ये फीमेल ले लिया। अब इन दोनों की सेल्फिंग कराई जाएगी। तो सेम वही है, अब ये बन चुके पेरेंट्स बच्चा, ये आपके पेरेंट्स बन चुके हैं। मैंने क्या किया, अब मैं सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहा हूं। अब इसके गैमेट्स बनाओ। अब कुछ क्या ये सेम नहीं, गैमेट्स कैसे बनेंगे, हो सकता है इसके साथ ये चला जाए, तो एक तो आर कैपिटल वाई पॉसिबल है, हो सकता है इसके साथ ये चला जाए बेटा कैपिटल आर, तरीका सीख लो स्मॉल वाई, हो सकता है इसके साथ ये चला जाए तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, हो सकता है इसके साथ ये चला जाए स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या है बेटा, ये गैमेट्स हैं, गैमेट्स। सेम यहां से आ जाओ, सेम ही तो होंगे आर वाई और आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। क्या सभी को आया? तो आपने क्या करवाया, आपने F1 गैमेट्स तैयार किए, जो F1 जनरेशन आई थी ना उसके गैमेट्स अपना दिए। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करके मैं F2 निकालूंगा, उसके लिए पूनेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाए बेटा। F1 को किससे लपेट रहे हैं, F1 से, इसको क्या कहा जाता है, इसी को सेल्फिंग का नाम दिया जाएगा। तो एक तरफ क्या किया जाए, यहां पर लिख दो मेल पेरेंट और यहां पर लिख दो फीमेल पेरेंट, चलेगा। आ जाओ गैमेट लिखो, आ जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, चलेगा। सो सॉरी चपका, देखो बच्चे ना, आपने पीछे से कॉपी करना है, 1 सेकंड देखो, आपने इसको इससे लपेटा तो ये मिल गया, इसको इससे ये मिल गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यस नो, परफेक्ट ना। यहाँ जो सेम शब्द है, ये फीमेल आर वाई आर, देखना कोई गलती ना हो जाए, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल। या सभी को आए, अब क्रॉस करवाओ, इसको इससे बढ़वाओ, यहां पर इसको इससे, यहां पर आ जाओ, आर को आर से कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसको इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसको इससे कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चलेगा। आर को इससे, आर देखो गलती ना हो, आर और कैपिटल को लिखो वाई और आपका स्मॉल वाई, फिर आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल चपका, ठीक है। और आज क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई एंड वाई, यस, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, सो सॉरी दोनों स्मॉल है बच्चा, दोनों ही स्मॉल है, इसका मतलब रिसेसिव वाला एक्सप्रेस कर पाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वर कैपिटल वाई चलेगा, और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यस, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई एंड बच्चा यस वाई, एंड आ जाओ आर एंड वाई एंड यस आर वाई और स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यस। क्या मेरा आपसे क्वेश्चन है, सोच के बोलना, ये कैपिटल आर अकेला दो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से कैसा बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा राउंड, और ये दोनों सेम है, यहां से येलो ही आएगा, परफेक्ट ना। तो राउंड येलो बन गया, कितना बना 16 बनेंगे, ठीक है। अब आ चुके हैं, ये कैपिटल आर है तो राउंड बनेगा, बोलो हाई आपका, और यस ये बच्चे आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपका येलो, राउंड ये भी येलो होगा, क्योंकि ये अकेला होगा तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। यहां से देखो ये डोमिनेंट एक है और ये आपका हेटेरोजाइगस है, लेकिन राउंड वाला ही क्योंकि डोमिनेंट है एक्सप्रेस कर पाएगा, और यहाँ दोनों होमोजाइगस, कोई दिक्कत नहीं, येलो ही बनेगा। सेम मुझे तो क्या है, ये एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस कर लेगा, अकेला है ना, सिंगल कॉपी एनफ है, और ये आपका येलो है। तो अभी तक सारे राउंड येलो ही बन रहे हैं, जो कि आपका मेल, जो कि आपका पेरेंटल कैरेक्टर में था। सेम मुझे क्या है, ये भी क्या होगा, देखो क्या है, ये भी आपका राउंड येलो होगा, ये भी अपने आप राउंड येलो होगा, ये बोलो कैसा होगा, यस देखो बच्चा, ये बोलो क्या राउंड ना, लेकिन ये कैसा होगा, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई तो दिखा रहा था किसको बच्चा, ग्रीन को, तो ये राउंड ग्रीन हो जाएगा, राउंड ग्रीन हो जाएगा। एक काम करो, राउंड ग्रीन को अलग पेन से लिखो, राउंड ग्रीन को अलग पेन से लिखा जाए बेटा, नया बना है, देखो 1 सेकेंड बेटा, यस बोला जाए आपका, ये राउंड बना है और साथ में स्मॉल वाई है, पेयर में है, एक्सप्रेस कर पाएगा। ये कैसा हुआ देखो, ये आपका, और ये बोलो कि आपका, हाँ जी फिर से आ जाओ, राउंड येलो ज्यादा बन रहे हैं, परफेक्ट ना। और ये बोलो क्या है, देखो फिर से राउंड और ग्रीन, फिर से आ गया राउंड ग्रीन बच्चा,
ये हो जाएगा बोलो कि आपका हंजीरा। हाँ संतोष सर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो आपको ब्लू पेन से लिखना था, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपका राउंड आएगा और वो दोनों स्मॉल है तो पक्का आपका येलो, राउंड सो सॉरी ग्रीन, ठीक है। चलो क्या, और ये बोलो बेटा जल्दी बोलो, यस सर, फिर से बोलो राउंड, और ये आपका येलो, आ जाओ, ये भी कैसा होगा राउंड, ये भी कैसा आपका येलो, आ जाओ, ये कैसा, दोनों स्मॉल है बच्चा, दोनों स्मॉल है मतलब रिंकल्ड होगा पक्का, रिंकल्ड को लिखा जाए ब्लैक से, आ जाओ, तो आपके पास क्या हो जाएगा रिंकल्ड, और ये क्या होगा रिंकल्ड, बोलो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो होगा, ये कैसा होगा रिंकल्ड, ये भी येलो होगा, ये भी आपका रिंकल्ड येलो होगा, आ जाओ, ये कैसा देखो फिर से रिपीट हो गया राउंड येलो, बोला जाए राउंड येलो, ये कैसा कैपिटल आर कौन जीतेगा, ये तो राउंड, मुझे राउंड ग्रीन नजर आ रहा है, यस सर, फिर से राउंड ग्रीन नजर आ रहा है, बन गया, ये कैसा नजर आ रहा है सर रिंकल्ड येलो, चलो रे चलो, और रिंकल्ड येलो देखो ना रिंकल्ड, यस रिंकल्ड, ये आपका येलो लास्ट वाला बच्चा क्या है, दोनों ही रिसेसिव, रिंग बोल दोनों ही रिसेसिव, रेड से लिखा जाए, बोला जाए बेटा रिंकल्ड ग्रीन, आ जाओ रे आ जाओ, एक परफेक्ट सा रेशियो आएगा, मुझे बताया जाए जल्दी से, पेरेंट्स कैसे थे, पेरेंट्स बच्चे थे राउंड येलो, तो राउंड येलो बनने काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 बन रहे हैं, राउंड येलो 9 बन रहे हैं, मुझे बताओ राउंड देखो, तो राउंड येलो कितने बन रहे हैं बच्चा, यस ये तो था, ये पेरेंट्स थे जबकि 9 थे, मुझे बताया जाए आपके फीमेल के सबका रिंकल्ड, बोला जाए आपका रिंकल्ड ग्रीन ना, रिंकल्ड ग्रीन कितने बन रहे हैं बच्चा आपका 3 है, तो ये तो पेरेंट्स थे, कौन से नए करेक्टर्स बने हैं, नए बना है एक तो राउंड राउंड येलो, सो सॉरी आपका राउंड ग्रीन, एक ये नया बना है, और एक रिंग आपका, और साथ में आपका हाँ जी रिंकल्ड येलो, ये नया बना है ना। अगर आपसे पूछे कि बताओ F2 जनरेशन पे क्या नया बना है, तो ये नया बना है, क्योंकि राउंड येलो पहले भी था अभी भी है, रिंकल्ड ग्रीन पहले भी था अभी भी है, तो आपको क्या सोचे कि आपका हाँ जी अच्छा रिंकल्ड ग्रीन तो एक बना बेटा है ना, रिंकल्ड ग्रीन तो आपका एक बना, रिसेसिव वाला दोनों रिसेसिव आपका, ये तो आपका एक बना है, 1 0 एक है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 और जो 3 है ये आपके नए आए हैं, ये आपके नए आए हैं, तो अगर मैं रेशियो पूछूं तो रेशियो क्या होगा, यस आपका 9:3:1, यस 9 कितने हैं बोलो क्या है, ये राउंड है साथ में येलो है ना बच्चा, ये आपका राउंड है साथ में येलो है, ये बोलो कैसा हो जाएगा, ये आपका राउंड ग्रीन है, ये राउंड ग्रीन नया बना है, लिख लो न्यू, ये आपका नया करेक्टर आया बच्चा आपका, ये राउंड आपका ग्रीन हो जाएगा, ये कैसा आपका, ये रिंकल्ड, बोलो रिंकल्ड येलो है, ये भी नया है बच्चा, ये आपका बोलो कि आपका हाँ जी ये रिंकल्ड येलो है, और लास्ट वाला क्या था, ये तो पेरेंट्स में था, ये तो पेरेंट्स में था, बोलो क्या है रिंकल्ड ग्रीन। मेरे ख्याल से बातें क्लियर है क्या, सभी को आया बच्चा, परफेक्ट ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए और इसको आप खुद ही करना, यस अब सेम वही बातें, सेम वही बातें बच्चा कि आपका, आप इसको यहां से समझ सकते हैं, आपने क्या किया, आपने लिया राउंड येलो, बोलो हाँ, आपने लिया रिंकल्ड यस बच्चे ग्रीन है, दोनों को क्रॉस करवाया, यहां से सेम सेम था एक लिया, 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 F1 जनरेशन सारे कैसे डोमिनेंट वाले राउंड येलो, और जब F1 को F1 से भिड़वाया, इसे बोलते हैं सेल्फिंग करवाया, तो आपको ऐसे 16 मिला और कुछ ऐसा रेशियो नजर आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीट समरी है जो आपने वहां लिखा, राउंड येलो कितने बने बच्चा, यस आपके बने हैं यहां पर 9, आपके पास रिंकल्ड येलो कितने बने 3, राउंड ग्रीन कितने 3, और रिंकल्ड ग्रीन से एक है, ये वाला देखो क्या है, ये वाला ओल्ड है, ये वाला ओल्ड है, लेकिन जो ये वाला है ये सर्कल, ये वाला और ये नया करेक्टर जो पेरेंट्स से आपके अलग है, और यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेशियो ध्यान देना, ये फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 है। अब सीखते हैं चार जो क्या है, आज जो क्या है कहानी क्या है, यस देखो ऑब्जर्वेशन, जब कैपिटल आर कैपिटल वाई को भिड़वाया गया इससे, तो F1 जनरेशन पे सारे बन रहे थे, बोलो क्या राउंड येलो, डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था, जिसे हम देखते हैं। अब सेल्फिंग जब कराई गई F1 प्लांट्स के, तो हमें क्या मिलता है, हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिलते बच्चा, 2 नए मिक्सचर्स मिलते हैं, कौन कौन से, एक तो राउंड ग्रीन ये नया आया, और साथ में रिंकल्ड येलो ये नया बना है, पूछा जाता है कौन सा नया बना, तो आपका ये राउंड ग्रीन है साथ में रिंकल्ड येलो, लेकिन जो ये राउंड येलो था और जो रिंकल्ड ग्रीन था ये आपके पुराने हैं, क्या सभी को आया, और यहां से आपको वैल्यू देके पूछा जाता है,
यस यू नो क्या है, 9 3 12, 12 3 15, 15 और 1 16। तो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चा कि टोटल मेरे पास 256 प्लांट आए हैं, 256 है, तो मुझे बताओ उसमें से रिंकल्ड ग्रीन कितने होंगे। तो आ जाओ, 256 तो आपके टोटल है, तो टोटल कितने, 9 3 12 3 15 1 16 है, 256 टोटल 16 का, और रिंकल्ड ग्रीन तो एक ही है, मैंने लगाया यूनिटरी मेथड का, 16 1 जा 16, 16 जा, यस आपके रिंकल्ड ग्रीन 16 होंगे। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, डोंट वरी, जब मैं 100 वीआईपी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लेके आऊंगा। कंक्लूजन क्या बच्चा, प्लीज आप अंडरलाइन कर लो, कंक्लूजन बहुत ही जरूरी है। बताओ कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से, यस राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स है। और देखा आपने, आप इसको सोचो, सोच के बोला, क्या F2 जनरेशन पे नए रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं, यस सर बने हैं। इसका मतलब ये है पक्का जो आपके कैरेक्टर्स हैं, कुछ सोचो, मैं आपसे बोलूं, बताओ शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं बच्चा, शेप अपने आप से जा पा रहा है और जो कलर भी अपने आप से जा पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। यस सुनो क्या, देखो अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटिपिक कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है, जीन्स फॉर राउंड एंड येलो अपने आप से इनहेरिट हो पा रहे हैं इंडिपेंडेंटली बच्चा। मतलब जो आपका शेप है और जो कलर है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अलग अलग अपने जो है इनहेरिट हो सकते हैं, अपने ऊपर जो है जा सकते हैं, उनके पैरों पे दम है। यस या नो, अब इन सारी बातों को जोड़ दिया जाए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो यहां से तीन बातें निकल के आती हैं। पहला, सम एलील्स कैसे होते हैं, कुछ एलील जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर ये डोमिनेंट होते हैं। देखो सम एलील्स आर डोमिनेंट व्हाइल अदर्स आर रिसेसिव। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां पर एटलीस्ट एक डोमिनेंट हो जाएगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। ये सीनो क्या है, ड्यूरिंग, सोचो जब गैमेट बनते हैं, आपने देखा था जब कैपिटल टी था, गैमेट बनते समय क्या उनका अलग होना जरूरी है, यस सर। अगर अलग नहीं होंगे तो कैसे जाएगा, बिकॉज अलग होते तो एक जाता पैटर्नल और एक आपके मैटर्नल। यस देखो, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स फॉर ईच जीन सेग्रीगेट, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, ताकि हर एक गैमेट आपका यस एक एलील कहां से, पेरेंट्स मेल से, और एक एलील कहां से, आपका फीमेल से। परफेक्ट ना, आ जाओ तीसरा बोलो क्या है, जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, जब न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बना, इसका मतलब क्या था, आपने एक शेप ऑफ शील्ड लिया था और एक कलर ऑफ शील्ड लिया था, क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं, अगर डिपेंड होता नया बनता ही नहीं बच्चा। यस, जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, कैन सेग्रीगेट अलग हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब क्या, देखो आपने कैपिटल आर लिया, कैपिटल वाई और कीना चपका, आपको सोचो क्या ये वाला इस पर डिपेंड नहीं बच्चा, कि ये वाला इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अलग अलग है, अपने आप जा सकते हैं। ये आपका थर्ड कह रहा है। अब यहां से लोगों ने पूछा, ठीक है आपने तीन बातें बोली, ये है क्या बच्चा, मतलब आपसे पूछा गया अरे भाई कहना क्या चाहते हो, इसका मतलब यहां से तीन लॉ निकल के आ जाएंगे। पहले वाले को नाम दिया जाएगा कि कुछ डोमिनेंट होते हैं जो अपने आप को F1 पे एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसे नाम दिया जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। नोट कर लो बच्चों, ये समरी है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। दूसरा वाला चाहिए आपका, गैमेट बनते समय वो अलग हो जाते हैं, यस इसे बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा वाला क्या है, अपने आप मूव कर सकते हैं, एक ट्रेड दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यस ये है आपका समरी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बात में दम है, हाँ जी सर बोला जाए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले वाले को नाम दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। हैव अ परफेक्ट ना। हालांकि इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने क्या क्या सीख लिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ आते हैं, जब मैं 100 वीआईपी कराऊंगा तो आपके तो मौज ही मौज है। अब आगे बढ़ते हैं। यस बच्चा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी कंप्लीट होने वाली है। ये ट्रेड अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर पाते हैं, हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस। ट्रेड मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला कि हाइट है, उसका टॉल हो सकता है, उसका डॉफ हो सकता है। तो ये टॉल कैसे बनते हैं, डॉफ की वजह से बनते हैं, ये कौन
अपने आप को किसकी वजह से एक्सप्रेस हो पाते हैं, वो हम सीखने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात करेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में आप देखना 9.2.3 में है, हाउ डू दिस ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से वर्ड है, इसको मैं बहुत ही सिंपल करना चाहूंगा। आप मुझे बताओ, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें क्या देखा था कि जो सेल होता है, सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस, ये सुनो क्या है, और न्यूक्लियस के पास कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इन्हीं को क्रोमोसोम का नाम दिया जाता है। क्रोमोसोम्स किससे मिलके बने होते हैं, आपका डीएनए से, डीऑक्सीराइबोस आपका न्यूक्लिक एसिड है, और इसी डीएनए के छोटे छोटे फंक्शनल, देखो ये डीएनए है, डीएनए के छोटे छोटे फंक्शनल सेगमेंट्स को जीन का नाम दिया जाता है। और जीन क्या है, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, और जीन क्या करता है, जीन के पास पता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। एग्जांपल क्या है, तो डीएनए है क्या, डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन है, और जीन के पास इंफॉर्मेशन है कौन सा प्रोटीन बनाना है, उस प्रोटीन की मदद से उस कैरेक्टर को दिखाया जाता है, मतलब उसको राउंड करना है तो राउंड वाला प्रोटीन बनाना पड़ेगा। ये सब इंफॉर्मेशन किसके पास है, जीन के पास है। जीन मतलब छोटे छोटे फंक्शनल सेगमेंट्स किसके, बच्चा डीएनए का। अब यहां पर आ जाओ, तो इसका मतलब है अ सेक्शन ऑफ डीएनए, तो डीएनए के पास छोटे छोटे जीन से बच्चा, जीन को इंफॉर्मेशन देता है क्या करने के लिए, जीन को पास इंफॉर्मेशन है कि भैया आप क्या बनाओ, प्रोटीन बनाओ, और वो प्रोटीन बनाएगा, उससे एक कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाएगा। मान लो एक टॉलनेस का प्रोटीन है, वो बन जाएगा तो टॉल हो जाएगा, अगर वो नहीं बना तो क्या हो जाएगा बच्चा, यस वो डॉफ हो जाएगा। तो ये जो जीन है, अगर जीन पे अल्टरेशन हो जाए, उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए तो नहीं बनेगा, तो ऐसे में वो डॉफ हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, कहीं ना कहीं जीन किसको कोड करता है, इंफॉर्मेशन को, और इंफॉर्मेशन किसके लिए, प्रोटीन्स को। अगर प्रोटीन्स बन जाएगा तो ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रोटीन कहीं ना कहीं कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। यस बच्चा, देखो आ जाओ यहां से, आ जाओ यहां पर, प्रोटीन कंट्रोल और कैरेक्टर, आपको इसी फ्लो चार्ट को समझाना है। सब ध्यान से इसको समझो। मेरे पास एक जीन कैपिटल टी था, ये कैपिटल टी जो जीन है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है उस एंजाइम या फिर आपका उस आपका प्रोटीन के फंक्शन के लिए। तो ढंग से अगर मान लो कि अगर कैपिटल टी होता तो आपका प्रोटीन बनता, और प्रोटीन बनेगा तो और हार्मोन बनेगा, और हार्मोन से ग्रोथ को ट्रिगर किया जाएगा, क्योंकि केमिकल्स होते हैं, तो इससे क्या होगा, टॉल प्लांट हो जाएगा। लेकिन मान लिया जाए बच्चा, यहां पर एक स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एफिशिएंट एंजाइम है, चलेगा। तो अगर ये वाला बन गया, तो देखो इसके पास इंफॉर्मेशन है कि ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बनाना है, तो बन गया टॉल। इसके पास इंफॉर्मेशन है कि भैया हमें क्या कम ग्रोथ करना, मतलब प्रोटीन कम बनाना है, इसके पास इंफॉर्मेशन है तो लेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है, तो कैसा हो जाएगा आपका, छोटा। कितना सिंपल है चैप्टर, देखो क्या आपके पास जीन है, जीन के पास इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन बनाना ज्यादा है कि कम है, अगर ज्यादा बनेगा तो टॉल, कम बनेगा तो डॉफ। तो मैं क्या कह सकता हूं कि बच्चा कहीं ना कहीं आपके जीन क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कोड कर रहे हैं, और कौन किसकी वजह से, प्रोटीन की मदद से। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन का भी रोल है कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। इस तरीके से ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स हैव अ परफेक्ट स्क्रीनशॉट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सभी को बातें क्लियर है, हाँ जी सर आ जाओ, यस नाउ देयरफॉर जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स, यस नो क्या है, नाउ हम आ गए चैप्टर के लास्ट फेज पे। टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, ऐसा कुछ टॉपिक जो अपने क्लास 8 में भी पढ़ा था। बहुत सिंपल है, phenomenon of decision of determination of sex of an offspring है, जो बच्चा है उसके सेक्स को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिस टेम्परेचर पे एग फर्टिलाइज हो रहा है वो डिटरमिन करता है कि मेल होगा कि फीमेल है। कुछ कुछ ऐसा होता है जहां डिपेंड नहीं करता, अपने आप सेक्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो वहां पर जो सेक्स है उसको जेनेटिकली डिटरमिन किया जाता है। कहीं ना कहीं पेरेंटल जो मैटरनल जो डीएनए है वहां से जो क्रोमोसोम आ रहे हैं वो कंट्रोल करते हैं। इसे बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड है। रीड करते हैं, आ जाओ। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या सबसे पहला इन्वायरमेंट, मतलब इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिसाइड्स द जेंडर, कि मेल होगा कि फीमेल। एग्जांपल कि आपका लिजर्ड्स एंड टर्टल है। इन सम अदर एनिमल्स सच एज स्नेल्स, ये रहा बच्चा स्नेल्स, परफेक्ट ना, इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स है, मतलब सेक्स जेनेटिकली डिटरमिन नहीं की जाती। अब लेकिन बच्चा ह्यूमन बींग्स के पास जो सेक्स है वो किसी भी इंडिविजुअल की वो जेनेटिकली डिटरमिन किया जाएगी, मतलब जीन की मदद से की जाएगी। सब यहां पर आ जाओ, परफेक्ट ना। हाउ सेक्स इज डिटरमिन्ड इन ह्यूमन बींग्स,
और आप यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सीखने वाले हो, और यहां से एक बहुत ही मतलब नोट कर चलो, एंड में बहुत ही प्यारी लाइन आने वाली, देखो क्या है। हर ह्यूमंस के पास, इन ह्यूमंस, हर सेल के पास, नोट करना, हर सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम बच्चा क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये सुनो क्या है। और इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो मुझे बताया जाए एक में दो होते हैं, तो कितना 46 है, परफेक्ट ना। इन ह्यूमंस हर सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, टोटल कितना 46 है। जो 23 पेयर है, 23 पेयर में से जो 22 पेयर है ये मेल और फीमेल पे एग्जैक्टली सेम होते हैं, लेकिन जो 23rd पेयर है, 23वां जो पेयर है, उसको बोलते हैं उसे क्या, आपका 23rd पेयर को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, बोला जाए आपका सेक्स क्रोमोसोम है। स्टार्टिंग के 22 को क्या बोलेंगे बेटा? इन्हें बोला जाता है ऑटोसोम्स है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑटोसोम्स तो आपके एग्जैक्टली सेम होते हैं। देखो क्या, आपको देखो क्या है, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, थर्ड करते के 22, आप ये इसको चेक करो और इसको चेक करो, सेम होगा। लेकिन जो 23rd पेयर है, जो 23rd हुआ बच्चा, ये आपका, ये देखो अलग है सबका, क्या है यहां पर, क्या है एक्स और वाई है, और यहां पर एक्स और एक्स है, एक्स और वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल पे ऐसा होता है। एंड बच्चा एक्स और एक्स बोलो क्या है, ये आपका फीमेल में ऐसा होता है। क्या सीखा आपने? यस, देखो 22 ऑफ दिस पेयर कॉल्ड ऑटोसोम लुक द सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स है। और 23rd पेयर को सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोला? क्योंकि इसी की मदद से सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। देखो द 23rd पेयर, द सेक्स क्रोमोसोम्स डिफर बिटवीन मेल्स एंड बच्चा फीमेल है। फीमेल के पास क्या होगा, एग्जैक्ट दो कॉपीज होंगे एक्स एक्स, लेकिन मेल के पास एक एक्स है और एक वाई। क्या मैं कह सकता हूं 23rd पेयर कैसा होगा? होमोजाइगस की हेटेरो सर, ये आपके पास है, बोला जाए बेटा होमोजाइगस है। लेकिन यहां पर कैसा होगा? हेटेरोजाइगस। मेरे ख्याल से बातें बहुत ही क्लियर है। एक्स वाई किसके पास होगा? मेल के पास, और एक्स एक्स आपका फीमेल के पास है। ध्यान से देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये फादर है, अब फादर है पक्का क्या होगा आपका एक्स और आपका वाई चलेगा, और ये मदर है आपका एक्स और आपका ये एक्स है, परफेक्ट ना। अब ये पेरेंट्स है, ये कौन है बच्चे आपके? ये आपके पास है पेरेंट्स, ये सुनो क्या है। अब क्या बनेंगे? गैमेट्स है, परफेक्ट ना। तो पेरेंट्स का जो मेल का गैमेट क्या होता है? स्पर्म, स्पर्म का स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ, एक्स वाई है, तो एक एक्स बन गया और एक आपका वाई बन गया। और जब आपका गैमेट्स बनते हैं, ध्यान देना, मियोसिस होगा, मतलब अगर यहां पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो यहां पर 23rd चाहिए आपका, और यहां भी क्या 23, परफेक्ट ना। और आ जाओ, ये मदर आपका 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी 46 है, तो 23 पेयर आपका, तो यहां पर क्या आपका चाहिए? बी फास्ट आपका, हाँ जी, ये 20, ये आपका 23 यहां होगा, और ये 23 है, चलेगा आपका 23 है ना। और ध्यान देना, जिस तरह 23rd पेयर को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, 22 के स्टार्टिंग पेयर को ऑटोसोम्स का नाम दिया था। ये कुछ प्रोटीन के लिए काम करते हैं, इसका काम सेक्स को डिटरमाइन करना नहीं है, तो ये अलग होते हैं, परफेक्ट ना। आ जाओ, 23rd पेयर को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब बहुत सिंपल, देखो क्या है, अब देखो क्या है, यहां से अब करो, वही क्रॉस करवाना है, यहां से एक्स आया और यहां से एक्स आया, तो एक्स और एक्स क्या बन गया? हाँ जी, बन गया आपका, बोलो क्या, फीमेल। और देखो यहां से एक्स, यहां से एक्स क्या बन गया? फीमेल। यहां से एक्स और यहां से वाई बचा, यहां से एक्स, तो एक्स को पहले लिखा एक्स वाई, और यहां से आपका वाई, यहां से एक्स आपका एक्स वाई। अब मुझे बताया, यहां पर एक्स एक्स फीमेल, एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल, एक्स वाई मेल है। सोच समझ के बोलना यार, फीमेल के पास तो एक्स ही है, चाहे वो यहां से आए चाहे यहां से आए, एक्स ही आएगा। लेकिन मेल के पास वही है, जब तक ये वही नहीं जाएगा बेटा, जब तक ये वही क्रोमोसोम नहीं जाएगा, क्या बच्चा मेल हो सकता? नहीं। तो मुझे बताया जाए किसका सेक्स क्रोमोसोम डिटरमिन कर रहा है बॉय के लिए? तो मेलनेस कौन डिटरमिन कर रहा है? एक्स वाला की वही वाला? वही वाला। और ये वही वाला किसके पास होता है? मेल के पास होता है। तो आज का सोसाइटी में ब्लेम करते हैं ना, पहले पहले क्या था कि फीमेल ज्यादा लड़कियां पैदा करे, नहीं बच्चा, फीमेल का तो कोई हाथ ही नहीं है, वो तो एक्स और एक्स ही आने हैं। ये तो मेलनेस, तो मेल डिटरमिन करता है। क्या सभी को आया? यस। तो आपने क्या सीखा? यस। आप खुद सोचो, 50% चांस फीमेल के हैं, 50% चांस मेल के हैं, और ना मेल डिटरमिन करेगा ना फीमेल, ये तो नेचर के ऊपर है ना बच्चा। वहां से एक्स आएगा कि वही आएगा, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आ जाओ, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। तो कैसे आप बच्चे क्या, देखो मेल है, मेल मेल अगर है तो पक्का एक्स और वाई होगा। ये सुनो, ये एक्स का मेल है, तो ये वाई कहां से आया? मेल से। एक्स कहां से आया? फीमेल से। तो आपके पास मेल हो या फीमेल हो, फीमेल से तो एक्स ही आएगा। द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमिन्ड, कि उनके पापा से क्या रहा है, यस, बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट फ्रॉम देयर मदर। द सेक्स जेनेटिकली डिटरमिन की जाती है बाय द सेक्स क्रोमोसोम है। और यहां से ये भी सीखा कि भैया
आपका जब तक मेल से वही नहीं आएगा, जो बेबी होगा वो आपका चाइल्ड जो होगा वो बॉय नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताओ, अब या बताओ, सोसाइटी में ब्लेम करते हैं, बोलो क्या फीमेल को, या ब्लेम करना चाहिए ना जी, या यहां पर करना चाहिए, नेचर के ऊपर है। और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 8 में, हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1 है। और इस तरीके से बच्चा बैलेंस होना जरूरी है। और एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आपने चैप्टर को यहां पर खत्म कर लिया है। बहुत सिंपल था। हेरिडिटी क्या है, साथ में बर्थ पार्टी, यहां पर बोलो कि आपने सीखा मेंडल के बारे में, मोनो हिब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हिब्रिड क्रॉस क्या है, सब लास्ट टॉपिक था सेक्स रिलेशन। देखो यहां से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक परफेक्ट ना, यहां से ये हो गया चलो आपका, और यहां से ये आपका छोटे क्वेश्चन आते हैं आपका। और ये जो आपके पीछे था यस कौन सा, ये कि कैसे ट्रेड एक्सप्रेस होते हैं वो, वरना मोनो और डाई, इसके अलावा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब क्या करते हैं, इस आगे का पार्ट नहीं पढ़ना बिकॉज रिडक्शन हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम इस चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। वैसे आपने सारे ही कर लिए बच्चा, 1 सेकंड आपको दिखाता हूँ, परफेक्ट ना, रुको 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 रुको, चलो रे चलो, चलो रे चलो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपको आंसर देना है, द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमिन बाय, मेलनेस कौन डिटरमिन करता है, 4 ऑप्शन के सामने है, आगे आ जाओ। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का इंडेक्स है, ठीक है। मेंडल के ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने कैसे प्रूव किया कि ट्रेड डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, तो मुझे बताओ कौन किसको याद करोगे, फर्स्ट 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 मोनो हिब्रिड क्रॉस को। आपने क्या देखा, जब आपके पास पेरेंट्स थे ये टॉल था और आपका डॉफ है, आपने क्या देखा गया कि ट्रेड्स डोमिनेंट है, क्योंकि हमने कहा कि जो F1 था, F1 पे सारे टॉल थे, और जो F2 था वहां पर 3/4 टॉल थे, और 1/4 आपका क्या रिसेसिव थे, मतलब आपके जो डॉफ थे। इसका मतलब क्या है, पेरेंट्स से करेक्टर जाते हैं, लेकिन जो F1 जनरेशन पे जो टॉल वाला था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था, लेकिन जो रिसेसिव वाला जो स्मॉल टी था वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। देखो क्या है, बाय दिस इंफॉर्मेशन इट इज क्लियर दैट इन F1 when the genotype of tall plant capital T small t they appear tall है। इसका मतलब both the genes are present, द इफेक्ट जो दिखाएगा सिर्फ कैपिटल टी ही दिखा, क्योंकि कैपिटल के सबका डोमिनेंट है, और जो रिसेसिव वाला दिखा नहीं पाता, तो रिसेसिव वाला अपने आप को किसकी प्रेजेंस में दिखा नहीं पाता, आपका डोमिनेंट के, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बात में दम है, यस हैव अ परफेक्ट स्क्रीन, चलो क्या है, तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका। नेक्स्ट ना, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि ट्रेड्स इनहेरिटेड होते हैं इंडिपेंडेंटली। बहुत सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जब आपने लिया बच्चा, क्या देखो आपने लिया था राउंड येलो और आपने रिंकल्ड ग्रीन है, लेकिन जो F2 जनरेशन आया वहां पर नए कैरेक्टर्स देखने को मिले, कौन कौन से, रिंकल्ड येलो नया आया, राउंड ग्रीन नया आया। इसका मतलब क्या है, जो दो ट्रेड्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, आपको F2 क्रॉस में आपको डाई हिब्रिड क्रॉस करवा के दिखाना है। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब मैन, देखो खुद सोचो, a man with blood group A marries a woman with blood group O and their daughter has blood group O, चलेगा आपका, मतलब एक आपके पास मैन है उसका ब्लड ग्रुप A है, और उसने शादी की किससे, आपका हाँ जी एक वुमेन से जिसका ब्लड ग्रुप O था, और उनकी जो डॉटर हुई उनका ब्लड ग्रुप O है। कह रहा ये इन्फॉर्मेशन क्या बता सकती है कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है। आपको मैं हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूं। हमारी जो ब्लड ग्रुपिंग है बेटा कैसे डिटरमिन किया जाता है, किसी का ए होता है, किसी का AB होता है, किसी का B होता है, किसी का O होता है, कैसे देखो आपके पास क्या ब्लड है, ब्लड के पास एक सेल है, कौन सा, रेड ब्लड सेल है। जो रेड ब्लड सेल है उसके सरफेस से बच्चा एंटीजेंस पाए जाते हैं। अभी क्या होते हैं, हम काम का नहीं है, एंटीजेंस पाए जाते हैं। अगर रेड ब्लड के सरफेस में आपका ये जो आपका एंटीजन ए पाया जाएगा, अगर एंटीजन ए पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। अगर एंटीजन बी पाया जाएगा, देखो ना इसके सरफेस ना, ये जो रेड ब्लड सेल है इसके सरफेस में बी पाई जा रहा है तो आपका ग्रुप बी हो जाएगा। अगर आपका ए और बी दोनों बचा तो ये ग्रुप ए भी हो जाएगा, और जब एंटीजन नहीं होता है तो ब्लड ग्रुप ओ होता है। परफेक्ट ना। इसी के साथ आपके एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, जो बाहर के फॉरेन को किल करने का काम करते हैं। तो क्या है, तो ये ए एंटीजन है, तो अगर ए एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडीज बी होगा। पूछो क्यों, अगर एंटीबॉडी बी ए होता ना तो वो ए को ही मार देता, तो एंटी बी होगा। बी एंटीजन है तो पर एंटी ए होगा। अब यहां पर ए और बी एंटीजन दोनों है तो यहां पर एंटीबॉडीज नहीं होती, क्योंकि अगर ए होता तो ए को मारता, बी होता तो बी को मारता, और जब का ओ बचा का ओ में ओ के पास एंटीजेंस होते ही नहीं है। अगर एंटीजेंस ही नहीं है तो आपका एंटी ए और एंटी बी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। क्या सीखा कि आपके ब्लड ग्रुप को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, एंटीजन कर रहा होता है। अब जिस तरह बच्चा आपने देखा था कि टॉल के लिए आपके एलील होते हैं कैपिटल टी, और स्मॉल टी डॉफ के लिए, वैसे ही ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए आपके होते हैं एलील। यस आज हो के देखो क्या है, यहाँ पर एक होता है कैपिटल आई और एक आपका स्मॉल आई। यस सुनो क्या है, कैपिटल आई आपका स्मॉल आई। परफेक्ट ना, बहुत सिंपल। देखो क्या है,
देखो ये जो आपके बच्चे आपका ये जो आपका देखो सब ध्यान दो क्या है, ये जो आई ए है, आई ए है, ये मान लो पेरेंट 1 से आया और पेरेंट 2 से आपका आई ए आया। अगर दोनों से ए आते हैं तो आपका ए बनेगा और ए वाला डोमिनेंट होता है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर मान लो पेरेंट 1 से ए आया, वहां से बी आया और ए और बी अपने आप को दोनों को एक्सप्रेस करते हैं तो आपका ए भी हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ए आया, यहां से आई आया, आई वाला आई वाला रिसेसिव होता है, परफेक्ट ना। तो रिसेसिव और डोमिनेंट कौन जीतेगा, ये सबका आई ए जीत जाएगा तो ए हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, आई भी आपका आई ए दोनों ही आपके, तो ए भी हो जाएगा। यहाँ से आई भी, यहाँ से आई भी, तो आपका दोनों ही आपका बी हो जाएगा। ये देखो डोमिनेंट, ये आपका रिसेसिव, तो आपका बी हो जाएगा। और जब दोनों ही रिसेसिव होते हैं बच्चा, तब जाके ओ आता है। ये सनो क्या है, तो सिंस अब देखो सोचो, आप बताओ एक ब्लड ग्रुप, एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके जो एलील क्या हो सकते हैं, हो सकता है आपका आई, दूसरा क्या है उसका, हो सकता है कि आई ए और आई हो अगर ए ब्लड ग्रुप है, या फिर हो सकता है कि एक आई ए हो और बच्चा एक बोल के आपका स्मॉल आई हो, चलेगा ना। और इसने शादी की किसी ओ से, अगर ओ ब्लड ग्रुप से किया है तो ये तो पक्का, ये तो मैंने बच्चा जिससे शादी की है, बेटा सोच के बोलो, जिससे शादी की है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। ब्लड ग्रुप ओ तभी हो सकता है जब दोनों ही आपके रिसेसिव, मतलब क्या है स्मॉल, पक्का इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका आई और आपका आई होगा। तो कुछ सोचो, बेटी जो हुई है, बेटी जो हुई है वो आपका डॉटर, जो बेटी हुई है आपका उसका ब्लड ग्रुप ओ है। कुछ सोचो यहां से तो पक्का आई है, बिकॉज यहां से तो आई और आई आ सकता है, यहां से आई आया होगा, यहां से क्या होगा, यस यहां से आई आया होगा। इसका मतलब क्या, डोमिनेंट कौन सा हुआ। देखो ये जो ए वाला है वो अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों पे ही एक्सप्रेस कर पा रहा है। देखो इसमें होमोजाइगस और हेटेरो दोनों पे ही एक्सप्रेस कर पा रहा है तो वो आपका डोमिनेंट होगा। लेकिन जो रिसेसिव वाला सिर्फ जो आपके होमोजाइगस में कर पा रहा है तो ये आपका रिसेसिव, ठीक है। देखो क्या है, सिंस ब्लड ग्रुप ओ इज एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस रिसेसिव सिचुएशन, तो हेंस जो आपका रिसेसिव हो जाएगा। लेकिन जो ए वाला है वो डोमिनेंट है क्योंकि वो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों पे एक्सप्रेस हो पा रहा है। एंड बच्चा इंटेक्स का लास्ट क्वेश्चन अभी क्या था कि सेक्स कैसे डिटरमिन की जाती है, परफेक्ट सा स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, चलेगा। और ये आपको होमवर्क में करना है, इट्स योर ड्यूटी टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। हालांकि मैंने इस चैप्टर के इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लेक्चर में अलग से अपलोड कर रखे हैं, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, वहां आपको इस क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। और जब मैं 100 वीआईपी क्वेश्चंस कवर कराऊंगा तो उसको डिटेल में लेके आऊंगा। तो इस तरीके से बच्चा हमने चैप्टर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा एंड बहुत मजा आया आपको सिखा के। एंड कोई भी डाउट होते हैं लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। लेक्चर पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर पे 100 वीआईपी क्वेश्चंस के साथ, तब तक